हेलो। हेलो मेरे रील्स के चाहने वालों। जी, कैसे हैं आप सब लोग मित्रों? हम्म। हेलो भैया, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बताइए मेरे दोस्त गोपाल कुमार झा। प्रणाम प्रणाम मेरे दोस्त, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, अब सही है। तो आई होप आप लोगों ने रिडक्स देख के आए हो, जो कल पढ़ाया था, रिवीजन वगैरह करा होगा। हाँ, यस्टरडे लेक्चर वाज लिटिल ओवरवेलमिंग। हाँ हाँ, लगेगा लगेगा, कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और सब आसान बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। आज हम इसकी इंटरनल चीजों को जानेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और चीजों को और अच्छे से समझेंगे आज। हाँ, ओके। तो आज हम अपने डे 15 में आ जाते हैं। तो मैंने कल वाला ही प्रोजेक्ट लिया है, अभी इसके ऊपर कुछ काम और कुछ कार्य करना अभी बाकी है। तो सबसे पहले मैं npm इंस्टॉल चला लेता हूं। ओके, और npx पार्सल index.html बिल्ड फील्ड। ओहो हो, मैंने कहाँ इंस्टॉल कर दिया? नोड मॉड्यूल्स। ओके, तेरी डे नोट डाउन, डे 15। हाँ, चलिए ये आ चुका है और कल वाले ही अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। चलिए, ये हमारा कल वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह हमने बनाना सीखा था। ओके, आज हम इसको एक एक करके डिबग करेंगे और चीजों को अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम कंसोल पे चल लेते हैं और यहाँ पे आई थिंक तुमको दिख रहा होगा, या फिर इसको इधर ही ले आते हैं। चलिए, बेटर है, अब बेटर है। हाँ, तो कल हमने ये सारे प्रोजेक्ट हमने देखे थे। काउंटिंग डॉट जेएस, फर्स्ट डॉट जेएस हमने खोला हुआ है, स्लाइसर वन, स्टोर्स, ये सब हमने यहाँ पे खोल दिए। ओके, आज एक एक करके सब चीजों को डिबग करते हैं कि इनके अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहला काम होगा कि भैया जो हमारा ये स्टोर जो हमने कल क्रिएट किया था, ये स्टोर है ना, है था एट द एंड ये ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, ये स्टोर अंदर से दिखता कैसे है, एक बार उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा, बाकी वालों को कमेंट कर देता हूं जहां पे मैं कंसोल लॉग वगैरह करा रहा हूं। भाई तू मर जाओ, और कहीं तो नहीं कराया मैंने। हाँ, ओके। तो हमारा जो स्टोर्स नाम का ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से दिख रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। है द एट द एंड ये भी ऑब्जेक्ट ही, और और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है। जैसे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब क्या होता है? सब्सक्राइब क्या होता है? सब्सक्राइब टू द इवेंट। जब भी आप कोई भी डेटा को फेच करते हैं स्टोर से, उसको हम सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, हाँ जी, जैसा आप यूज सिलेक्टर यहाँ पे यूज कर रहे थे ना, हाँ जी, ये यूज सिलेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबिंग टू द इवेंट, ताकि वहां पे की जो काउंट की जो वैल्यू है उसको मैं फेच करके ला पाऊं। डिस्पैच, हमें पता है कि डिस्पैच क्या करता है, ये डिस्पैच को हैंडल करता है। और ये गेट स्टेट भी हमारे पास जो आजकल यूज स्टेट चल रहा है उसके लिए। तो स्टोर में जानने के लिए उतना कुछ है नहीं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रिएक्ट स्लाइसर वाले को समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि यहीं पे हमारा मेन गेम शुरू होने वाला है। क्योंकि हमने यहां पे देखा था कि जब हम रिएक्ट स्लाइसर से मैं क्या एक्सपोर्ट करा था, उसके एक्शन को एट द एंड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट करा रहा था, लेकिन मैं डॉट एक्शंस क्यों लिख रहा था, मैं डॉट रिड्यूसर्स क्यों नहीं लिखा। और इवन जब मुझे इस रिड्यूसर वाले को इंपोर्ट कराना था तो मैंने रिएक्ट स्लाइसर डॉट रिड्यूसर क्यों लिखा,
मैं रिड्यूसर्स भी तो लिख सकता था। हाँ जी, तो ऐसा हमने किया क्यों, चलो आज इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं यहां पे आऊं अपने counting.js वाली फाइल में, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये रीसेट है, ये सिंपल कोई फंक्शन नहीं है, इसके अंदर बाकी चीजें भी स्टोर होती हैं। क्योंकि जब भी आप अपने एक्शन को डिस्पैच करते हैं, तो आपने बोला इंक्रीमेंट कर दो, तो आपको पता है डिस्पैच होके किसके पास जाएगा, स्टोर के पास जाएगा, स्टोर के पास। और स्टोर देखेगा कि भैया वो जो इंक्रीमेंट है वो कौन सी स्लाइस से है, स्लाइस 1 है, स्लाइस 2 है, तो वो डिटरमाइन कैसे करेगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ इंक्रीमेंट को भेजा है। हाँ जी, क्योंकि ये जाता किसके पास है, स्टोर के पास जाता है। अब स्टोर को कैसे पता चलेगा कि भैया ये इंक्रीमेंट कौन सी स्लाइस का है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक ही स्लाइस है, मल्टीपल स्लाइसेस हो सकती हैं। हाँ जी, और एक बार उसको पता चल गया कि कौन से स्लाइस का है, उसके बाद मेरे पास स्लाइस 1 रिड्यूसर तो है ही, क्योंकि स्लाइस 1 रिड्यूसर के बाद सारी रिड्यूसर फंक्शन प्रेजेंट है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, है ना, क्योंकि इसी को तो हमने इंपोर्ट कराया था स्लाइसर 1 से, ये वाला जो रिड्यूसर है फंक्शन है, ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ये रिड्यूसर के पास प्रेजेंट है, ये वाला, ये वाले, इस स्लाइस 1 रिड्यूसर को पता है कि इंक्रीमेंट वाला अगर आएगा तो उसे क्या करना है, डिक्रीमेंट वाला आएगा तो क्या करना है, तो पहले उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भैया ये कौन सी स्लाइस का है, तभी तो वो उनको अप्लाई करेगा, क्योंकि मल्टीपल स्लाइसेस हो सकती है मेरे पास यहां पे, ऐसे करके स्लाइस 2 रिड्यूसर। तो जब आपने यहां से एक्शन को डिस्पैच किया काउंटिंग वाले से, तो इंक्रीमेंट आएगा स्टोर्स के पास। अब उसको देखना कि मुझे इंक्रीमेंट वाला कौन सी स्लाइस का फंक्शन चलाना है, स्लाइस 1 का चलाना है, स्लाइस 2 का चलाना है, तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो हमने यहां पे एक चीज हमने नोटिस करी थी, तो अगर मैं इस console log इस इंक्रीमेंट वाले को अगर प्रिंट कराता हूं, तो इसके साथ कुछ वैल्यूज अटैच होती हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग करके हमें दिखती है। जैसे हम यहां पे देखें कि इसके साथ अटैच है, जब मैं इंक्रीमेंट वाले को प्रिंट करा रहा हूं, कि इसने दे रखा है, इसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक है पेलोड और एक है टाइप, एक है पेलोड और एक है क्या, टाइप। टाइप से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी आप इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को भेजते हो, तो आपका जो फंक्शन क्या जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट जाता है, उस ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, किसी भी एक्शन के पास दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां गया अपना टेस्टर वाला चीजें, ये किसी भी एक्शन के पास जो भी आप एक्शन करते हैं, है ना, जैसे आपने भेजा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हाँ जी, उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक उसके पास टाइप होता है, हाँ जी, और टाइप में क्या मेंशन होता है, स्लाइस और कौन से फंक्शन को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक, हाँ जी, और दूसरा होता है उसके पास पेलोड। पेलोड को अभी कुछ देर में समझेंगे, तो फिलहाल के लिए इसके लिए आ रहा था वो अनडिफाइंड। तो जब आप इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जाता है स्टोर के पास। हमने देख लिया, हमने यहां पे देखा कि जब मैंने इंक्रीमेंट को प्रिंट कराया, तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि इसका टाइप है स्लाइस 1 इंक्रीमेंट और पेलोड अनडिफाइंड। तो ये जाता है मेरा किसके पास, जब आप डिस्पैच को करते हो। मैंने counting.js में क्या करा था, डिस्पैच करा था इंक्रीमेंट को, तो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन के पास क्या इंफॉर्मेशन है, अभी हमने देखा कि उसके पास एक एक्शन है, इसको मैं एक्शन बोलता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, एक्शन बोलता हूं, ठीक, हाँ जी। तो ये जाता है मेरे किसके पास, स्टोर के पास। अब स्टोर के पास ये इंफॉर्मेशन गई, तो अब स्टोर निकाल सकता है, अच्छा ये स्लाइस 1 का पार्ट है, अच्छा स्लाइस 1, ठीक है, अब इसके रिड्यूसर के पास जाएगा। अब यहां पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, तो वो बोल देगा कि आपको इंक्रीमेंट वाले को इंप्लीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट में क्या लिखा होता स्लाइस 1 के रिड्यूसर के पास, अगर हम देखें इंक्रीमेंट में, वो इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर देगा मेरे दोस्त। इस तरीके से बिहाइंड द सीन चीजें काम कर रही हैं। अब अगर आप एक चीज का ध्यान देंगे कि हमने यहां पे रिएक्ट स्लाइसर डॉट एक्शंस क्यों लिखा था, क्योंकि ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट सिर्फ कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये मेरे एक्शंस है, इसीलिए मैंने यहां पे रिएक्ट स्लाइसर डॉट इंक्रीमेंट, रिएक्ट स्लाइसर डॉट डिक्रीमेंट, रिएक्ट स्लाइसर डॉट रीसेट करके इंपोर्ट नहीं करा, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं कराया, है ना, वरना मैं क्या करा था, रिएक्ट स्लाइसर डॉट रिड्यूसर डॉट इंक्रीमेंट, इसको एक्सपोर्ट कराओ, रिएक्ट स्लाइसर डॉट रिड्यूसर डॉट डिक्रीमेंट, हमने इसको नहीं कराया, हमने किसको कराया, एक्शंस को, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्ट स्लाइसर दिखता कैसे, ये रिएक्ट स्लाइसर दिखता कैसे। तो भाई अगर इसको मुझे देखना है, तो इसको पहले एक बार एक्सपोर्ट कराते हैं, तो एक्सपोर्ट रिएक्ट स्लाइसर, इसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया, हाँ जी, और इसको यहां पे इंपोर्ट करा देते हैं। और इसको मैं प्रिंट कराता हूं कि इस रिएक्ट स्लाइसर के अंदर एट द एंड प्रेजेंट है क्या, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमें नहीं दिख रही थी। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना रिएक्ट स्लाइसर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उसके अंदर इतनी सारा एट द एंड वो भी ऑब्जेक्ट ही है, ये वाला कौन, ये रिएक्ट स्लाइसर क्या है,
तो एट द एंड जो ये स्लाइस क्रिएट करता है, क्योंकि आपने तो नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर दिए हैं, लेकिन ये अपने एंड से भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जैसे एक्शंस। एक्शंस नाम की प्रॉपर्टी उसने अटैच कर दी, देख रहे हो आप? हाँ जी, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखता था कि रिएक्ट स्लाइसर डॉट एक्शन। अगर एक्शन के अंदर देखूं तो उसके अंदर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ये सारे आर्गुमेंट प्रेजेंट है। ये देख लो रीसेट के अंदर, ये देखो उसका टाइप प्रेजेंट है, स्लाइस वन रीसेट। जो आपको देखना था कि उस प्रॉपर्टी को कैसे निकालता है, क्योंकि हमने देखा था ना कि हमारा जो ये इसका टाइप निकलता है एक्शन का, वो कैसे निकलता है कि टाइप स्लाइस वन इंक्रीमेंट, पेलोड अनडिफाइंड, इस तरीके से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट रहती है, किसके पास? एक्शन के पास। कि जो भी आप रिड्यूसर फंक्शन उसको देते हो तो उसका वो एक एक्शन क्रिएट करता है खुद के तरीके से। आपने यहां पे नॉर्मल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट बनाया, इसको वो कन्वर्ट करेगा एक्शन में। कैसे? कि भाई उसने यहां पे इंक्रीमेंट को देखा, हाँ जी, तो वो इसके अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगा एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ एक्शन, कि टाइप है इसका, हाँ जी, तो इसको वो कन्वर्ट कर देगा कि भैया ये क्या है मेरा, ये इंक्रीमेंट किस टाइप का है, ये स्लाइस। पहले इसके स्लाइस का नाम अटैच करेगा, हाँ जी, स्लाइस वन, हाँ जी, और फिर जो इसका फंक्शन है इंक्रीमेंट, ऐसे करके वो एक्शन को क्रिएट कर रहा है। और पेलोड, अभी पेलोड को कुछ देर में डिफाइन करूंगा, अनडिफाइंड, अभी हमने यहां पे लिखा नहीं है, हाँ जी, ओके, इस तरीके से। फिर सेम कहानी वो डिक्रीमेंट के लिए, कि डिक्रीमेंट का वो एक्शन क्रिएट करेगा इसी तरीके से। और एक्शन वो क्यों क्रिएट कर रहा है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, वो एक्शन क्यों क्रिएट कर रहा है, मैंने क्यों, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि मैंने क्यों रिएक्ट स्लाइसर डॉट एक्शन ही एक्सपोर्ट कराया। क्योंकि मेरे दोस्त, जब मैं यहां से इस फंक्शन को भेजूंगा, डिस्पैच करूंगा इंक्रीमेंट वाले को, और ये फंक्शन जाता है मेरे स्टोर के पास, तो उस स्टोर को पता होना चाहिए ये किस स्लाइस का पार्ट है, वो किस स्लाइस का पार्ट है, उसके बाद ही वो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो वो पता कैसे चलेगा उसे? वो पता चलेगा एक्शंस के द्वारा, एक्शंस के द्वारा जो आपने अभी क्रिएट करे हैं, ये इन एक्शन के द्वारा पता चलता है, ये एक्शंस। तो इसको ये खुद ब खुद बिल्ड कर देता है इन एक्शंस को। ऐसे इसके पास केस रिड्यूसर होता है, गेट इनिशियल स्टेट होता है कि मेरे इनिशियल स्टेट क्या थी, ये सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट है। इवन हम इसके पास एक रिड्यूसर नाम का फंक्शन है, ये देखो रिड्यूसर, जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यहां से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिएक्ट स्लाइसर डॉट रिड्यूसर। तो ये रिड्यूसर भी इसी का पार्ट है जिसको मैं एक्सपोर्ट करा रहा था, हाँ जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट रहती है मेरे दोस्त। अब बाकी ये आपके काम की चीजें नहीं है, इसमें आपके पास दो ही चीजें थी, एक रिड्यूसर था और एक आपके पास ये था एक्शंस वाला। क्या अब अगर आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि रिएक्ट स्लाइसर डॉट एक्शंस क्या होते हैं, तो एक्शंस की नीड क्यों है, आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सर जब भी मैं डिस्पैच करता हूं कि मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है और वो मेरे स्टोर के पास जाता है, तो सबसे पहले स्टोर को डिटरमाइन करना होता है कि ये किस स्लाइस का पार्ट है। तो नॉर्मल फंक्शन से तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एक्शंस को एक्सपोर्ट करवाता हूं, एक्शंस को, ठीक। और एक्शन आपका इनको ऑटोमेटिकली एक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वो बता देता है ये इंक्रीमेंट कौन से स्लाइस का पार्ट है, ये डिक्रीमेंट कौन से स्लाइस का पार्ट है, ये रीसेट किसका पार्ट है, तो उनको वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इनको मैं एक्सपोर्ट कराता हूं, डिक्रीमेंट में भी वही एक्सपोर्ट, रीसेट में भी वही एक्सपोर्ट। और जब आप यहां से डिस्पैच कराते हैं किसी इंक्रीमेंट फंक्शन को, तो वो स्टोर के पास जाता है, तो स्टोर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ये वाली जैसे आपने इंक्रीमेंट किया, यहां से वो डिटरमाइन कर लेता है। ये जब ये इंफॉर्मेशन मेरे स्टोर के पास आई, ये वाली इंफॉर्मेशन, हाँ जी, ये वाली आपने इंक्रीमेंट वाला एग्जीक्यूट कराया, तो ये ऑब्जेक्ट पहुंचा मेरे स्टोर के पास। अब यहां से स्टोर पता लगा सकता है, अच्छा इसका टाइप स्लाइस वन का पार्ट है, स्लाइस वन में जाएगा। अच्छा, अब रिड्यूसर के पास सारे फंक्शन प्रेजेंट है, तो वो कह रहा है कि इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो स्लाइस वन रिड्यूसर को पता है कि इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कौन है, उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। इस तरीके से चीजें बिहाइंड द सीन काम करती है मेरे दोस्त। हवा में कुछ नहीं हो रहा है, आपके एक्शंस क्यों बनाए गए हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। कि सिर्फ मैंने आपको कहा था ना, जब भी आप डिस्पैच कराओगे तो उस फंक्शन के साथ स्लाइस की इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए, तो वो पार्ट एक्शन आपके लिए लेके आता है और एक्शन खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है गोल? गोल क्लियर है? हाँ, क्या आपको गोल क्लियर है? एक्शंस क्या है और क्यों नेसेसरी है? हाँ,
ओके भैया एक ही रिड्यूसर हो सकता है क्या एक स्लाइस में? हाँ एक ही रिड्यूसर तो होगा, बाकी जितने फंक्शन तुम्हें बनाते जाओ ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डीसेट जितने फंक्शन बनाने इसी के अंदर तो बनाओगे। एक स्लाइस के अंदर एक ही रिड्यूसर तो होगा। रिड्यूसर क्या है? क्या मल्टीपल रिड्यूसर क्यों चाहिए तुम्हें? मल्टीपल रिड्यूसर क्यों चाहिए? रिड्यूसर का काम क्या है? उसके अंदर सारे फंक्शन रहते हैं जो कि आपके स्टेट को चेंज करते हैं। हाँ जी, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट का सवाल पूछूंगा तुम लोगों से। बेसिक जावास्क्रिप्ट का सवाल मैं अब तुम्हारे मुंह पे दागने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है मेरे पास? ये इनिशियल स्टेट मेरे पास क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये इनिशियल स्टेट आपके पास है क्या? एट द एंड ये कुछ ऐसा रहा होगा, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू काउंट 0। हाँ जी, ये इनिशियल स्टेट क्या है आपका? एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट ही है, ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है ये। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट ही है। इवन आप इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको कभी लगे ना, कई लोग इसको ना इस फॉर्मेट भी लिख देते हैं, इनिशियल स्टेट को ऐसा बना देते हैं। हाँ जी, और यहां पे इनिशियल स्टेट को नॉर्मली ऐसा लिख देते हैं, ऐसे। ये भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इनिशियल स्टेट की जगह में ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। कई लोगों को आप ये करते हुए देखोगे, ये करते हुए बात एक ही हुई कि इनिशियल स्टेट में ये है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये अभी भी बिल्कुल मस्त चलेगा। कई लोगों को आप ये करते हुए भी देखोगे, ठीक। हाँ जी, कि इनिशियल स्टेट को बाहर डिफाइन कर देते हैं कि मेरी इनिशियल स्टेट कैसे दिखेगी, और यहां पे इनिशियल स्टेट को वो इंपोर्ट करा देते हैं, मैं जो वैल्यू आएगी यहां पर आ जाएगी। अब मेरा सवाल मेरे दोस्त ये है आपसे, मैं बेसिक चीजें आपसे पूछ रहा हूं, रिएक्ट की पूछ रहा हूं। यहां पे हो क्या रहा है? अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये इंक्रीमेंट क्या है? ये कॉल बैक फंक्शन है। हाँ जी, ये कह रहा है कि मैं तुझे लेटेस्ट वाला ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, उसकी जो काउंट की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज कर देना। तो ये क्या कर रहा है? स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो ये हो जा रहा है, मतलब ये वाला आपका 1 बन जा रहा है। यही तो हो रहा है यहां पे। हाँ जी, अब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चीज अपडेट होती है, ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी अपडेट होती है, जैसे काउंट वाली प्रॉपर्टी अपडेट हुई, तो ये जो अपडेट वाली प्रॉपर्टी है ये बाकियों के पास कैसे पहुंच पा रही है? काउंट डॉट जेएस के पास कैसे पहुंच पा रही है? क्योंकि हमने पहले सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हमें अपडेट मानना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हमें अपडेट मानना है, तो मुझे इस पूरे को हटा के एक नया रखना पड़ेगा, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालना पड़ेगा जिसकी वैल्यू ऐसे होगी, काउंट 1। तो ये पहला जो इसके अंदर ये वाला था ना, इसको हटा के मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट हो पाता है। एक्चुअल में हमने किसमें सीखा था? ये रिएक्ट के पहले पार्ट में सीखा था ना। हाँ जी, जब हम यूज स्टेट यूज करते थे, हाँ जी, तो हम देखते थे अगर मैं ऑब्जेक्ट की सिर्फ प्रॉपर्टी को बदल रहा हूं तो अपडेट नहीं होगा, मुझे एक नए ऑब्जेक्ट को डालना पड़ेगा, पूरा नया ऑब्जेक्ट, तब वो अपडेट प्रॉपर्टी हर किसी के पास प्रोपोगेट हो पाती है। हमने सीखा था, नहीं सीखा था? अगर आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, एरे के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूं, ये अगर मैं मेरे पास कोई एरे है ऐसे करके 10 20 30, हाँ जी, और मान लो मैंने इसके अंदर 40 डाल दिया, तो क्या ये मेरे स्क्रीन में प्रोपोगेट होता था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास 10 20 30 है और मैं इसके अंदर अगर 40 डाल दूं एरे के अंदर, तो मेरी स्क्रीन में नहीं दिखता था 40। तो वो क्या कहता था कि भैया अगर आपको 40 को डालना है तो भैया पूरा नया एरे क्रिएट करो, 20 30 और 40, हाँ जी, और इसको एलोकेट कराओ, इस पहले वाले एरे को हटाओ और इसको एलोकेट कराओ, अगर आपको याद होगा। तब जाके एरे वाले जो चेंजेस होते थे मुझे विजिबल होते थे। सेम कहानी ऑब्जेक्ट के साथ होती थी कि पूरे पुराने वाला ऑब्जेक्ट को हटाओ और नए ऑब्जेक्ट को डालो, तभी वो सारे चेंजेस हैं। क्योंकि जो आपका ये है रिएक्ट है, ये रिडक्स है, ये इन चेंजेस को डिटेक्ट कैसे करेगा? ऑब्जेक्ट के चेंजेस को डिटेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर कैसे होता है? एज अ रेफरेंस, एज अ रेफरेंस, याद है? एरे भी एज अ रेफरेंस, जो भी एज अ रेफरेंस होते हैं। अब अगर आप काउंट के अंदर कुछ चेंज कर भी दोगे इस तरीके से, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, हाँ जी, ये अगर आप चेंज कर भी दोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है ना, इसीलिए हमें क्या चेंज करना पड़ता था कि पूरा इसको एक नया ऑब्जेक्ट लाके दो, ताकि इसका रेफरेंस चेंज हो पाए, ताकि इसका रेफरेंस चेंज हो पाए। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट होगा, इस पहले वाले को हटाओ और इस नए ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालो, ताकि इसका रेफरेंस चेंज हो पाए, और तब जाके मेरे रिडक्स को पता चलेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट में अब चेंज हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो यहां, तो वो चेंज पता नहीं चलता, चेंज पता नहीं चलता।
ऑब्जेक्ट, एरे, उनका चेंज पता कब चलता है? जब उनका रेफरेंस चेंज होता है, और जब रेफरेंस चेंज होता है तब वो उन चेंजेस को प्रोपेगेट कराता है, तब जाके वो इस काउंटिंग वाले को चेंजेस को दे पाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, पहले सवाल क्लियर है? हाँ, पहले आपको सवाल तो क्लियर है ना मेरा? डाउट क्लियर? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। लोग स्किप कर देते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये चल क्यों रहा है, ये तो चलना नहीं चाहिए था, ये कैसे चल जा रहा है भाई, ये चल कैसे जा रहा है? ये स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ये सिर्फ इसकी किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट के चेंजेस तभी प्रोपोगेट होते हैं जब एक नया ऑब्जेक्ट एलोकेट होगा, वरना ऑब्जेक्ट के चेंजेस नहीं दिखते, जैसे हमने मिंत्रा वाले में देखा था एरे का। हाँ हाँ मेरे दोस्त, ये सारी चीज हमारे लिए प्रोवाइड करता है इमर। इमर ये काम कर रहा है। इमर रिडक्स के अंदर इमर ने एक सुपर पावर दे दी कि आप डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दो। हाँ जी, और बिहाइंड द सीन इमर भी इस पूरे ऑब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट लाके देगा। देखो पहले ओरिजिनल केस में कैसे ये काम करता था, अगर पुराने जमाने की बात करूं, कि आप इसी तरीके से कोड नहीं लिख सकते थे, इस तरीके से नहीं लिख सकते थे पुराने जमाने में। पुराने तरीके से अगर आपको इसको अपडेट करना है पुराने तरीके से, है ना, तो आपको क्या करना पड़ता था मेरे दोस्त? जैसे ये है ना, तो मुझे पता है ये क्या है, मेरा कॉल बाय फंक्शन है, जो भी आप यहां पे लिखोगे, है ना, जैसा भी मैंने ये लिखा हुआ था, ये है ना, तो मैं क्या चाहता हूं यहां पे, ये कॉल बाय फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिखते थे। हाँ जी, अब मुझे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक। पहले के जमाने में तो जो पुरानी स्टेट है उसको मैं खोलता था ऐसे करके, हाँ, और उसके बाद उसके ऊपर अपडेट मैं मारता था। तो वहां पे अब मुझे क्या करना है कि काउंट ये इस तरीके से, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है आपके लिए, अगर मैं आपको ध्यान देने के लिए बोलूं, इस तरीके से हम अपडेट करते थे पहले के जमाने में। पहले के जमाने में हम इस तरीके से चीजों को लिखते थे, इस तरीके से। अब यहां पे हुआ क्या है, ये देखो, ये बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। अब यहां पे लिखा क्या है मैंने, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले जब हम कोड लिखते थे तो वो क्या करता था कि ये क्या है, मेरा स्प्रेड ऑपरेटर है, कि स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है उनको स्प्रेड कर दो। तो मान लो पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, हाँ जी, तो काउंट 0 आ जाएगा, हाँ जी, और उसके अंदर मैंने लिख दिया काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि काउंट पहले तो 0 दिख रहा था, हाँ जी, और जब आपने एक अपडेट करके उसको 1 कर दिया, ये कर रहे हैं आप, स्टेट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो ये अगर ये मैच हो रहे हैं तो पहला वाला काउंट हट जाता है, पहला वाला काउंट हट जाता है, ठीक, हाँ जी। तो आपके उसमें ये बच जाएगा। स्प्रेड ऑपरेटर में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर और भी सारे स्टेट हो सकती है, जैसे वैल्यू 2, हाँ जी, आप मल्टीपल स्टेट को स्टोर करा सकते हो ना इसके अंदर, हाँ जी, तो वो लॉस ना हो, बाकी वाली जो वैल्यूज है उनका लॉस ना हो, जो बाकी स्टेट है उनका लॉस ना हो, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल स्टेट हो सकती है, जैसे वैल्यू 2 है, हाँ जी, लॉग्ड इन यूजर है, ये लॉग्ड इन यूजर, तो मान लो इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर है, हाँ ठीक, हाँ जी। अब मुझे सिर्फ काउंट को चेंज करना है, सिर्फ काउंट को चेंज करना है, बाकी वैल्यू काउंट लॉग्ड इन यूजर वैसे ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस स्टेट वाले को स्प्रेड करता हूं, जो भी इसके अंदर वैल्यू है, तो काउंट, वैल्यू और लॉग्ड इन ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, और कॉमा करिए, आपने ये अपडेट मार दिया कि काउंट के अंदर स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 कर दो, तो जो पहला वाला काउंट होगा वो हट जाएगा और नया वाला काउंट जो लेटेस्ट है वो आ जाएगा। और इसको हम रिटर्न करवाते थे, इसको हम क्या कराते थे, रिटर्न करवाते थे, कि यहां से मैं एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, क्योंकि पुराना ऑब्जेक्ट ये था आपके पास, हाँ जी, मैं तुम्हें एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा हूं। तो मान लो अगर मैं इसको अगर ऐसे एज्यूम करूं, ऐसे, ठीक, तो यहां पे बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा रहा होगा, हाँ जी, आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, स्टेट ने उसको पूरा खोल दिया, काउंट 0, वैल्यू 2, लॉग्ड इन यूजर, और लास्ट में आपने क्या लिखा है कि काउंट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, तो मतलब 1 कर दो, तो ये पहला वाला काउंट हट जाएगा, ये पहला वाला। तो ये आपके पास नया ऑब्जेक्ट आ चुका है, और इसी ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करवा रहा हूं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करा रहा हूं, रिटर्न करवा रहा हूं। तो अब स्टेट के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहले हम ये काम करते थे, ऐसे ऐसे गधे मजदूरी वाले काम करते थे पहले हम, कि अगर मुझे अपडेट करना है, अगर मुझे अपडेट करना है, इस तरीके से मैं रिटर्न करवाता था, कि पहले स्प्रेड ऑपरेटर, ताकि जो पुरानी वैल्यूज हैं वो मेरे पास लॉस ना हो,
क्योंकि यहां पे तो सिर्फ मैं काउंट को ही चेंज कर रहा हूं, मैं लॉग्ड इन और काउंट और वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया। और उसके बाद आप जो चेंजेस आपको करने हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। इस तरीके से करते थे कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हाँ जी, और इसको मुझे अब रिटर्न करवाना है। इस नए ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करवाता था कि ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन होता था इसके अंदर आपको अपने स्टेट वेरिएबल को चेंज करना है, हाँ जी। तो मेरे पास नया ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, उसको मैंने स्प्रेड किया, उसके अंदर चेंजेस किए, अब आपके ने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आपने रिटर्न करवा दिया। तो वो रिटर्न जो नया आपने कराया है वो जाके अपडेट होता था, वो जाके अपडेट होता था। लेकिन अब ये पूरा सीन ही चेंज हो गया। मैं इसको यहां पे नीचे लिख देता हूं ताकि आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर पाए। बाद में भी, पहले ऐसे होता था। ये रिटर्न तो क्लियर है ना कि यहां से मैं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था वो मेरे नई स्टेट बन जाती थी, यहां से जो मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता था, क्योंकि यहां से मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। और जब मैं एक नई स्टेट आ गई तो क्या होता था कि सारे चेंजेस प्रोपगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो मुझे क्या करना है, एक नए ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, तो पहले मैं ये काम करता था। हाँ, देख रहे हो मैं ये स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मुझे सिर्फ काउंट वाले के अंदर चेंज करने, बाकी वालों को थोड़ी ना चेंज करना मुझे, हाँ जी। तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर से सबको खोल देता था और उसके बाद मुझे सिर्फ काउंट वाले के ऊपर चेंजेस करने, तो काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 और नया ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न करा दिया। तो जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता था, तो उससे आपका रेफरेंस चेंज हो गया। अब अगर आपकी स्टेट चेंज हुई है, हाँ जी, तो वो चेंजेस हर जगह रेप्लीकेट होंगे, हर जगह रेप्लीकेट होंगे। अब ये जो पूरा काम था, ये जो पूरी खिचड़ी थी, ये आपकी इमन ने बहुत आसान बना दी। इमन ने ये पूरी खिचड़ी आपके लिए आसान बना दी। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे कि भाई स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। आप रिटर्न, अब आप रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करा रहे हैं, अब आप रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करा रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है उसकी मैं बात करता हूं। इमर हमारे लिए कार्य कैसे आसान करता है, तो इनको मैं हटा देता हूं। तो मान लो इनिशियली मेरी स्टेट ऐसी दिखती थी। इमर की मैं आपको इंटरनल वर्किंग दिखा रहा हूं। इमर की, इमर कैसे काम करता है। अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई। वो कह रहा है कि आप डायरेक्टली, आपको नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इमर कह रहा है कि आप अपना काम करो एज अ कोडर, बाकी चीजें मैं आपके लिए हैंडल कर दूंगा। वो आपको रिटर्न करने की, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इमर कह रहा है मैं हैंडल कर दूंगा। इमर इसको हैंडल कैसे करता है उसकी मैं बात करता हूं। ये मेरा इनिशियल स्टेट है, कौन सी इनिशियल स्टेट, हाँ जी। इमर क्या करता है, एक न्यू ड्राफ्ट क्रिएट करता है, न्यू ड्राफ्ट क्रिएट करता है, ठीक। आपके लिए एक नया ड्राफ्ट क्रिएट करेगा। नया ड्राफ्ट क्रिएट करने का मतलब कि मतलब जैसा ये इनिशियल ये दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, हाँ जी, एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट आपको पास करेगा। इमर, इमर ऐसा ही ऑब्जेक्ट आपको पास करेगा, ये, ठीक, हाँ जी। वो कह रहा है कि आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करने। मैं आपके लिए, हमारे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, हाँ जी। तो ये क्या करता है, ये कहेगा कि मैं आपके लिए एक ड्राफ्ट बनाता हूं। ड्राफ्ट मतलब डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल का है, ठीक, हाँ जी। ये कह रहा है कि आपको जो भी चेंजेस करने इस डुप्लीकेट वाले के अंदर चेंजेस करो, ओरिजिनल वाले के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिनल वाला अभी भी क्या है, मेरा काउंट इक्वल टू 0 ही है, ठीक, हाँ जी। ड्राफ्ट वाला क्या है, ये ड्राफ्ट वाला आपको लाके दे रहा है, ये ड्राफ्ट वाला, ये ड्राफ्ट वाला, ठीक। तो आपने यहां पे क्या करा, स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो आपने इस ड्राफ्ट वाले में सारे चेंजेस करें, इस ड्राफ्ट वाले में आपने सारे चेंजेस करें। और जब आपने इस ड्राफ्ट वाले चेंजेस करें, अब इमर की जिम्मेदारी है वो इनको कंपेयर करेगा और एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा। अब इमर बिहाइंड द सीन वो सारा काम करता है जो आपको पहले करने पड़ रहे थे। ये नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा खुद ब खुद, स्टेट के ऊपर अपडेट मरवाएगा, ये इसको करके, ये, क्योंकि इसको भी क्या करना है, आप तो इस वाले के अंदर चेंजेस कर रहे हो, हाँ जी, इस वाले के अंदर, तो आपके जो भी चेंजेस होंगे वो इस ड्राफ्ट वाले के अंदर जाएंगे, ठीक, हाँ जी। और अब जब एक बार ड्राफ्ट वाले के अंदर चेंजेस चले गए, हाँ जी, अब इमर का ही काम होता है कि ड्राफ्ट के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस मेरे ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, ठीक, हाँ जी, कि मेरी स्टेट चेंज हो। तो ये खुद से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको आपकी स्टेट के अंदर अपडेट करवा देता है। ये इमर का काम होता है। तो इमर अगर आपको कोई पूछेगा तो इमर आपके लिए एक ड्राफ्ट क्रिएट करता है। ड्राफ्ट में वो कहता है कि आपको जो भी चेंजेस करने, इसके अंदर चेंजेस कर लो, इसके अंदर चेंजेस कर लो, इसके अंदर, ठीक, ताकि आपको वो हेडेक ना पालनी पड़े कि मुझे ऑब्जेक्ट को पहले स्प्रेड करना है और फिर उसके बाद अपडेट मारना है और फिर जाके उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है।
वो कह रहा है, इमर कह रहा है वो सारा काम मैं खुद कर लूंगा, मैं तुझे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ला के दे देता हूं, तुझे जो भी चेंजेस करने इसके अंदर कर। हाँ जी, तूने चेंजेस कर दिए इसके अंदर, हाँ जी, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब हमारी जो इनिशियल स्टेट है उसको चेंज करके देना, उसको नया ऑब्जेक्ट ला के देना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो इमर भी बिहाइंड द सीन नया ऑब्जेक्ट लाके ही देगा आपकी इनिशियल स्टेट को, जो आपकी करंट स्टेट है उसको एक नई स्टेट लाके देगा। और कैसे लाके देगा? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। इमर बिहाइंड द सीन ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। उसने आपके लिए डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, डुप्लीकेट। क्लियर है ये चीज? हाँ, इमर और क्या करता है? इमर का इतना ही काम है भाई, इतना काम कम लग रहा है क्या तुम्हें? हाँ, अब देखो मेरे दोस्त, अब कई लोग क्या गलती करते हैं यहां पे, मैं तुम्हें बताता हूं। कई लोग क्या कर देते हैं, यहां पे रिटर्न लिख देते हैं, यहां पे रिटर्न लिख देते हैं, ये रिटर्न लिख देते हैं भाई, ये रिटर्न लिख देते हैं कई लोग। अब देखो ये तो एरर है, हाँ जी ये तो एरर है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये देखो, एंड इमर प्रोड्यूस रिटर्न अ न्यू वैल्यू एंड मॉडिफाई इट्स ड्राफ्ट, आइदर रिटर्न अ न्यू वैल्यू और मॉडिफाई द ड्राफ्ट। ये आपसे ये कह रहा है, आपने यहां पे क्या रिटर्न किया? स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो यहां से आपने एक, मान लो आपने यहां से कुछ कि आप ये रिटर्न कर रहे हो, आप ये रिटर्न कर रहे हो, तो इमर आपको कहता है या तो आप पूरा नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो या फिर मेरे ड्राफ्ट को अपडेट करो। इमर आपको ये कहता है या तो न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करो पूरा, या फिर जो मैंने आपको ड्राफ्ट दिया है उसको अपडेट करो, उसको अपडेट करो। ये दो काम ही आपको करने। ये नहीं कर सकते आप कि मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूं, इसको आप रिटर्न नहीं करवा सकते। इवन आप, कई लोग ऐसे भी लिख देते इसे, वो क्या करते हैं, स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये गलत है, ये गलत सिंटैक्स है, ये गलत सिंटैक्स है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉल बैक के आगे ये स्टेटमेंट लिखते हो, ये तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। तो इसके पास क्या वैल्यू पहुंचेगी? इसके पास क्या वैल्यू पहुंचेगी? मान लो इसके पास इनिशियली काउंट 0 था, है ना? हाँ जी, अब आप यहां से इसको रिटर्न करा रहे हो स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, आप इसको रिटर्न करवा रहे हो 1, ड्राफ्ट के बाद जा रहा है 1, ड्राफ्ट के बाद जा रहा है क्या? 1। या अगर मैं ड्राफ्ट बोलूं, ड्राफ्ट के बाद काउंट 0 था, आप ड्राफ्ट को 1 भेज रहे हो, ड्राफ्ट तो मतलब भी नहीं समझ पाएगा। हाँ जी, ड्राफ्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या तो तुम मुझे अगर रिटर्न कर रहा है तो एक नया ऑब्जेक्ट कर, हाँ जी, या फिर तू मेरे इसके अंदर चेंजेस कर दे, कुछ रिटर्न मत कर। और आप ड्राफ्ट को 1 भेज रहे हो, यहां से क्या रिटर्न होगा? स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस। जब आप इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन को लिखते हो तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। लेकिन अगर आपने यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, अगर आपने यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, हाँ जी, तब वो ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं होगा, तब आपको मैन्युअली वहां पे लिखना पड़ेगा कि इसको रिटर्न करवा दो, है ना? हाँ, तो मैंने यहां पे देखा कि मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूं, इसको, तो स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस क्या कर रहा है कि स्टेट के काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो। चलो, आपने 1 से इंक्रीज कर भी दिया, हाँ चलो, उसके बाद ये रिटर्न क्या होगा? एट द एंड 1 ही तो रिटर्न होगा। हाँ जी, तो ड्राफ्ट के पास 1 पहुंच गया। ड्राफ्ट बोलेगा ये 1 क्या है, 1 क्या है? ड्राफ्ट आपसे बोल रहा है या तो तू मेरे ड्राफ्ट के ऊपर अपडेट कर, और अगर तू मुझे कुछ रिटर्न करता है तो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, जो भी तुझे मुझे रिटर्न करना है। ये नंबर रिटर्न मत कर, मुझे इसका मूल्य मुझे मतलब नहीं पता। तो इसीलिए आप ये लाइन नहीं लिख सकते, यहां पे ये लाइन मत लिखना इस तरीके से। या तो आप अपने ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करो, हाँ जी, जो भी आपको ड्राफ्ट मिला है, या फिर अगर आपको रिटर्न करना है तो पूरा एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। ये जैसे हम पहले कर रहे थे कि रिटर्न मुझे एक ऑब्जेक्ट ही करना है, स्टेट काउंट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ये आपसे कह रहा है। इमर कह रहा है या तो तुम मेरे जो मैंने तुम्हें ड्राफ्ट दिया उसको म्यूटेट करो, या फिर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। तो यहां पे आपने एक पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके इसको दिया है। तो अगर आपने इसको रिटर्न करके दिया है तो इस केस में ड्राफ्ट जो ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न करके दिया है उसी को ये अपडेट मरवा देता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि मैं किस तरीके से मैं वहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं और किस तरीके से मुझे चीजों के ऊपर ध्यान देना है। कुछ भी मत लिखने लग जाना आंख बंद करके कोड, बहुत गलतियां करोगे और फिर रोगे कि भैया ने बताया नहीं। तो इसको अगर तुम्हें लिखना है तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट म्यूटेट करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट म्यूटेट कर लूं। सिर्फ मुझे एक ही प्रॉपर्टी को म्यूटेट करना है तो सीधा उसको म्यूटेट कर दो, बाकी वो खुद हैंडल कर लेगा। बाकी
ये म्यूटेट। और अगर आपको रिटर्न करना है तो पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो, ना कि आप कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट के अंदर क्या जाएगा, जो भी आप रिटर्न करोगे उसके पास 1 जा रहा है। अगर आप 1 भेज रहे हो, वो देख रहा है यार पहले तो मेरे पास ऑब्जेक्ट था और इसने बोला कि भैया 1, अरे इसका तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट तो लेगा वो। हाँ जी, अगर आप यहां से रिटर्न 1 कर देते हो, हाँ जी, जैसे हम पहले कर रहे थे रिटर्न 1, तो वो देखेगा यार पहले तो मेरी स्टेट ऑब्जेक्ट थी, अभी रिटर्न करके 1 कर दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। या तो आप नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, हाँ जी, जो एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर आप डायरेक्ट उसके ड्राफ्ट को म्यूटेट कर दो। अब बाकी चीजें वो खुद ब खुद हैंडल कर देगा आपके लिए। हाँ, इमर आपसे यही कह रहा है, या तो तुम मेरे ड्राफ्ट को म्यूटेट कर दो, दो ही चीज कह रहा है, या तो तुम मेरे ड्राफ्ट को म्यूटेट कर दो, और या फिर तुम अगर मुझे रिटर्न कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, मतलब जो मेरा फॉर्म है, जो मेरा फॉर्मेट है, अगर मैं मेरी इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट है तो तुम मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना नया। ये तुमसे कह रहा है। अगर मान लो इनिशियल स्टेट एक एरे होती, या ये एरे भी हो सकती है इनिशियल स्टेट, तो वो कहेगा कि अगर तुझे मुझे रिटर्न करना है तो एक नया एरे ही रिटर्न करियो, नहीं तो जो मैं तुझे ड्राफ्ट दिया एरे का उसको म्यूटेट करियो, बाकी उसके अलावा कुछ मत भेजियो, हाथ जोड़ के गुजारिश है, वो खुद कह रहा तुम्हें, बाकी कुछ मत भेजियो, लात मार के भगाऊंगा वापस। बहुत लोग गलतियां कर देते इसमें। ओके, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो यही था हमारा डिस्कशन जो मैं आपको आज बताना चाहता था। ये कर्ली ब्रेसेस लगा के क्या हो जाता है, अब ये फंक्शन बन चुका है, तो यहां से अब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा जब तक आप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करोगे कि रिटर्न करना है मुझे, ठीक। हाँ जी, अब यहां पे अब मौत के खेल को शुरू करते हैं। अब मान लो अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा है ना, अभी क्योंकि मेरे पास जो ये काउंट वाला वेरिएबल है, अब मान लो इसको मैं एक नया कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, एक नया कंपोनेंट, ठीक। हाँ जी, उस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक इनपुट होगा, हाँ जी, उस इनपुट में मैं जो भी नंबर डालूंगा काउंटर उतने से बढ़ जाएगा, काउंटर उतने से बढ़ जाएगा। मुझे एक इनपुट फॉर्म बनाना है, एक इनपुट लेना है, उसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा उसके बगल में एक क्लिक बटन रखूंगा, और उसके बाद उसके अंदर जो भी नंबर होगा काउंटर उतने से बढ़ जाएगा। तो मतलब मुझे काउंट को दूसरी जगह भी, दूसरे कंपोनेंट में मैं यूज कर सकता हूं। तो चलो उस फंक्शनलिटी को बनाते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक नया फाइल बनाते हैं, कस्टम काउंटर डॉट जेएस, फंक्शन कस्टम काउंटर। देखो इसको सीख जाओगे ना मेरे दोस्त, आराम से जिंदगी कटेगी तुम्हारी। अभी इसकी सुपर पावर दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर तुम्हें बोलूंगा अगर तुम्हें इसको बिना रिडक्स से करना होता तो तुम्हारा कितना दिमाग खराब होता। हाँ, आज बनवाऊंगा वो प्रोजेक्ट, डरो मत, एक बढ़िया प्रोजेक्ट आज तुम्हें कराऊंगा। तो ये मैंने कस्टम काउंटर बना दिया। हाँ जी, इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है कुछ। क्या रिटर्न करवाना है, पहले एक इनपुट फॉर्म, इनपुट फॉर्म का टाइप नंबर, मैं जो भी नंबर डालूंगा, हाँ जी, उतने से मुझे अपने काउंटर को इंक्रीमेंट करा देना है। क्लियर। हाँ जी, तो अब यहां पे मैं जो भी इनपुट टाइप में नंबर ले रहा हूं, है ना, हाँ जी, तो यहां पे एक हम स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं। हाँ, चलो 1 मिनट रुको। और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, आज तुम्हें बिल्कुल बहुत सही, जैसे भी बटन पे मैंने क्लिक किया सबमिट, तो जो भी नंबर आपके इनपुट फॉर्म में होगा उतने से आपका काउंटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये मैं एक फंक्शनलिटी इसके अंदर देना चाहता हूं। तो फिलहाल के लिए इसको दिखा देते हैं, ये स्क्रीन में कैसे दिखेगा। तो इसको एक्सपोर्ट तो करा दिया मैंने यहां से, हाँ जी, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। हाँ, इंपोर्ट कस्टमर काउंटर फ्रॉम, यहां से अकाउंटिंग के नीचे ही उसको बना देते हैं। ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। अभी मैं कोड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक। अब मेरा काम यहां पे क्या है, मैं उसको पहले बता देता हूं। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। मैं यहां पे कोई भी नंबर डालूंगा, मान लो मैंने 10 डाला। अब जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा, जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा, ये सबमिट, तो मैं चाहता हूं ये 10 इस काउंटर की वैल्यू को 10 से बढ़ा दे, मतलब ये 14 हो जाए, ये मैं चाहता हूं। अब ये पॉसिबल कैसे होगा कि यहां से मैं सबमिट दबाऊं, हाँ जी, और जो भी 10 यहां पे लिखा है वो 10 इसके ऊपर ऐड हो जाए, उतने से ये इंक्रीज हो जाए। ये मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं, है ना। जैसे मैं यहां पे डाल रहा हूं 12, सबमिट दबाया तो 12 इसको इंक्रीज कर दे। हाँ जी, अब हमने देखा
सबसे पहले जो भी नंबर मैं यहां पे डाल रहा हूं इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा रिएक्ट से ही, है ना। यहां पे तो अभी तो मैं डायरेक्ट यहां पे कोई भी नंबर डाल दे रहा हूं, तो रिएक्ट से कैसे हैंडल करूंगा मैं उसको, कस्टम काउंटर वाले नंबर को। हाँ जी, तो यूज स्टेट से मैं उसको हैंडल कर सकता हूं। कॉन्स्ट वैल्यू या नंबर, सेट नंबर, ये रहा मेरे पास नंबर। हाँ जी, और अब यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो नंबर वाली दर्शाई जाएगी। हाँ जी, और ऑन चेंज, मुझे पता आप लोगों का क्या डाउट है अभी कि भैया ये वेरिएबल यहां क्यों बना रहे हो, ये स्टेट वेरिएबल यहां क्यों बना रहे हो, बाकी जगह और दूसरी जगह बनाओ ना, ग्लोबल स्टोर में क्यों नहीं बना रहे हो, ग्लोबल स्टोर में आप क्यों नहीं बना रहे हो, यहां पे क्यों बना रहे हो। अभी दूंगा आंसर, डरो मत। ये तो अभी मैं बेसिक सी चीज कर रहा हूं यार, कि मैं रिएक्ट से अब हैंडल करूंगा उसको। हाँ, जो भी नंबर मैं यहां पे डालूंगा, चलो 110। हाँ, अब मैं रिएक्ट से इसको हैंडल कर रहा हूं, रिएक्ट इसको अब रेंडर करवा रहा है ना। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि टाइप नंबर, वैल्यू नंबर, ऑन चेंज ई, सेट नंबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, आपका पहला डाउट ये होगा कि भैया ये स्टेट वेरिएबल नंबर आपने यहां पे क्यों क्रिएट किया, ये आपने मेरे ग्लोबल स्टोर या फिर इसकी आपने स्लाइस क्यों नहीं क्रिएट करी, क्योंकि आपने कहा था कि भैया भैया जो भी मैं स्टेट वेरिएबल वगैरह बनाऊंगा उनको मैं ग्लोबल स्टोर वगैरह के अंदर ही स्टोर वगैरह कराऊंगा या फिर स्लाइसेस वगैरह बनाऊंगा, तो आपने इस नंबर को यहां पे क्यों बनाया। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमने ग्लोबल जो हमारा स्टोर है उसको क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम यह थी कि जब भी मैं कोई स्टेट वेरिएबल था और उसको मुझे मल्टीपल कंपोनेंट के साथ शेयर करना है, मल्टीपल कंपोनेंट के साथ अगर मुझे उसको शेयर करना है तब मैं ग्लोबल स्टोर में उसको क्रिएट करता हूं। अगर आपके पास कोई स्टेट वेरिएबल है जो सिर्फ आपको खुद के लिए यूज करना है, आपको बाहर यूज नहीं करना, तो वहां पे आप ग्लोबल स्टोर में जाके वैल्यूज को ना बनाएं, जैसे हम यहां पे बना रहे थे कि उसके लिए मैं स्लाइस बना रहा हूं, वो नंबर लिख रहा हूं, ये वेरिएबल जैसे मैंने स्टेट वेरिएबल यहां पे बनाया काउंट वाला, है ना। लेकिन यहां पे जो नंबर वाला है, ये कस्टम काउंटर वाला, है ना, जो ये इसका नंबर है, इसको मुझे यहीं पे यूज करना है, मुझे इसको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप जो भी स्टेट वेरिएबल बनाओगे उसको लोकली बनाना, उसको ग्लोबल स्टोर में मत डाल देना, वरना आपकी भसड़ मच जाएगी। कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमें ग्लोबल स्टोर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अपने स्टेट वेरिएबल्स को उसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है। अब अगर मुझे अपने जो स्टेट वेरिएबल है किसी के साथ शेयर ही नहीं करना, तो उसको मैं लोकली बना दूं अपने फंक्शन के पास, क्यों मैं ग्लोबल स्टोर के साथ जाके इतना बड़ा सेटअप करूं। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, कि अगर आप कोई नंबर ऐसा बना रहे हैं या कोई स्टेट वेरिएबल ऐसा बना रहे हैं जिसको आपके ही कंपोनेंट में यूज होना है, बाकी और कोई भी आपका कोई और चिल्ड्रन या कोई और चिल्ड्रन यूज नहीं कर रहा है, तो उसको ग्लोबल स्टोर में डाल के क्या फायदा है। क्योंकि मैं स्टोर में क्यों डालता था, ताकि उसको हर कोई एक्सेस कर पाए। जब मुझे खुद ही यूज करना है, बाकी किसी को यूज नहीं करना, तो खुद के पास ही रखूं, खुद के पास ही रखूं। हाँ चलिए, ये तो समझ आ गया। अब यहां पे मैं चाहता क्या हूं, यहां पे मैं चाहता क्या हूं, अगर मैं इस स्लाइस 1 की बात करूं, है ना, मेरे पास नंबर तो आ गया कि 110। हाँ जी, नंबर तो आ गया। अब जब मैं यहां पे सबमिट बटन दबाऊं, जब मैं यहां पे सबमिट बटन दबाऊं, तो मैं चाहता हूं ये 10 जाके इस काउंटर को 10 से इंक्रीज कर दे, 10 से इंक्रीज कर दे। मैंने यहां पे कोई भी नंबर डाला, जैसे 13 डाला, तो अगर मैं इसके बाद सबमिट करूं तो ये 13 इस पे जाके ऐड होके इसको 16 बना दे। भैया ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होना तो बहुत ही नामुमकिन है। ये कैसे पॉसिबल होगा, पहले तो मुझे इस काउंट की वैल्यू को एक्सेस करना है, इसको तो मैं एक्सेस कर लूंगा क्योंकि ग्लोबल स्टोर के अंदर काउंट रखा है। हाँ जी, लेकिन इसको मैं मैनिपुलेट कैसे कर पाऊंगा, उसके लिए मेरे पास डेफिनेटली इस कस्टम काउंटर के अंदर कोई फंक्शन होना चाहिए। यहां से मुझे कोई यूज डिस्पैच इंपोर्ट कराना पड़ेगा, यूज डिस्पैच को फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, पता नहीं सजेशन क्यों नहीं आ रही है, पागल हो गया है। हाँ जी, कॉन्स्ट डिस्पैच, तो ऑन क्लिक में मुझे कुछ डिस्पैच कराना पड़ेगा, ऑन क्लिक में कराना पड़ेगा ना। हाँ जी, इसको मैं एक फंक्शन बना देता हूं हैंडल क्लिक नाम से, कॉल बैक फंक्शन। तो यहां पे मुझे कुछ डिस्पैच कराना है, फंक्शन हैंडल क्लिक। तो इसके पास कोई फंक्शन होना चाहिए डिस्पैच के पास,
यहां पे कोई फंक्शन होना चाहिए यहां पे, और उस फंक्शन के अंदर इस नंबर को भी पास करना पड़ेगा, इस नंबर को भी पास करना पड़ेगा ना। हाँ जी, कि भाई इस काउंटर को जाके 10 से इंक्रीज कर दो, 13 से, जो भी आपने लिया है। ऑन क्लिक में मैं क्या लेता हूं, कॉल बैक लेता हूं कि इस फंक्शन को चला देना, कोई फंक्शन मुझे यहां पे लाके देना पड़ेगा। वो फंक्शन जाएगा स्टोर के पास और वो उसको 13 से बढ़ा देगा। भैया अभी तक तो मैंने नॉर्मल फंक्शन देखे, नॉर्मल फंक्शन। अगर हम इस स्लाइसेस की बात करूं, इसके पास इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, रीसेट है, क्योंकि इस काउंट वाले को हैंडल कौन कर रहा है, इस काउंट वाले को हैंडल कौन कर रहा है। इसको यहां से हटा के यहां पे लिखते हैं, इस इनिशियल काउंट स्टेट को हैंडल कौन कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, रीसेट कर रहा है। तो इन तीन फंक्शन में से तो मैं किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करके इस काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करवा पाऊंगा। इनमें से मैं, अगर मुझे 10 इसमें ऐड कराना है, क्योंकि यूजर तो कुछ भी इनपुट डाल सकता है, कभी 13 डाल सकता है, कभी 14 डाल सकता है, कभी 15 डाल सकता है, तो इन फंक्शन का यूज करके तो मैं इंक्रीमेंट नहीं करवा पाऊंगा। इन फंक्शन का यूज करके, इसको तू यहां पे आ भाई, हाँ, इन फंक्शन का यूज करके, क्योंकि अगर मैं इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को यहां से डिस्पैच कराता हूं, मान लो अगर मैं इंक्रीमेंट वाले को डिस्पैच कराता हूं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। हाँ जी, डिक्रीमेंट वाले को अगर डिस्पैच करता हूं तो वो काउंट की वैल्यू को 1 से घटा देगा। लेकिन मुझे यहां पे चाहिए कि नंबर के हिसाब से, अगर नंबर 10 है तो 10 बार 10 से वो इंक्रीज हो। तो क्या यहां पे फॉर लूप लगाऊं क्या भैया, फॉर लूप लगाना पड़ेगा क्या यहां पे कि भैया यहां पे लूप लगा दो नंबर के ऊपर कि भैया डिस्पैच वाले को मैं 10 बार कॉल कर दूंगा, इंक्रीमेंट वाले को, या 20, अगर नंबर की वैल्यू 30 हुई तो डिस्पैच इंक्रीमेंट वाले को मैं 20 बार कॉल करूंगा। क्या ये करना पड़ेगा क्या कि मैं इस डिस्पैच वाले को 20 बार कॉल करूंगा, क्या ये करना सही रहेगा क्या। हाँ जी हाँ मेरे दोस्त, अब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, यहां पे एक नया फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टम इंक्रीजर। मैं इसका नाम दे देता हूं कस्टम इंक्रीजर। एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी स्टेट लेगा, हाँ, और मैं यहां पे चाहता हूं कि स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल टू जो भी यूजर यहां से भेजे कस्टम इंक्रीजर से, ये मैं इसको कस्टम इंक्रीजर इसको दे देता हूं, इसको मैं एक्सपोर्ट करा देता हूं और यहां पे इंपोर्ट करा देता हूं। मैं यहां पे चाहता हूं कि ये कस्टम इंक्रीजर वाले फंक्शन को कॉल करे और यहां पे इस नंबर को पास कर दे। कितना सही हो जाएगा मिल ले कि भैया कस्टम काउंटर, ओहो काउंटर क्यों आ गया ये, कस्टम इंक्रीजर भाई। अगर मैं ऐसा करके कुछ कर दूं कि मैंने इस कस्टम इंक्रीजर फंक्शन को कॉल कर दिया, हाँ जी, और उसके अंदर इस नंबर को पास कर दिया, इस नंबर को पास कर दिया, और ये नंबर जाके मेरे इसके पास जाए और उस वैल्यू को इंक्रीज कर दे, उस वैल्यू को इंक्रीज कर दे। पर करेगा कैसे, ये जो एक्शन आप यहां पे कर रहे थे, ये जो आपका एक्शन है, ये जो आपका एक्शन है, ठीक, हाँ जी, ये जो पेलोड होता है ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना उस फंक्शन में, उसी का मतलब है बस, जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो पेलोड के अंदर चले जाता है। ये जो आप नंबर भेजोगे ना ये पेलोड के अंदर चले जाता है, क्योंकि कस्टम इंक्रीजर के पास कुछ ऐसा होगा, ये कस्टम इंक्रीजर जब आप कॉल करोगे ना तो इसका टाइप एज एन ऑब्जेक्ट दिखेगा। हमें पता है कि इसका टाइप है कि भैया ये स्लाइस 1 का पार्ट है, स्लाइस 1, और इसका नाम है कस्टम इंक्रीजर, और दूसरा होता है इसके पास पेलोड जो कि लेगा आर्गुमेंट को। मैंने क्या भेजा यहां पे पेलोड में, नंबर भेजा है, तो ये नंबर चला जाएगा उसके पास, एक्शन के पास ऑटोमेटिकली। पेलोड कुछ नहीं है, जो भी आप आर्गुमेंट भेजते हो, जो भी आप आर्गुमेंट भेजते हो, इसलिए पेलोड यूज हो रहा है। अब अगर इसके पास आ गया स्लाइसर 1 के पास, तो इसके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्शन नाम की, ठीक, हाँ जी, यहां से मैं उसको अपडेट करा सकता हूं, स्टेट और दूसरा एक्शन। एक्शन के अंदर की मुझे कौन सी वैल्यू लेनी थी, एक टाइप होता है एक पेलोड होता है, मुझे पेलोड वाली चाहिए, तो इसके ऊपर मैं पेलोड का ऐड कर दूंगा, सिंपली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये चलेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मैं अगर 10 डालता हूं, हैं भैया ये क्या मैजिक हो गया, ये क्या बना दिया भैया आपने, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, मान लो मैंने 12 भेजा, ये तो 412 बन गया, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है क्या भैया किस्मत ही खराब है क्या। अरे मेरे दोस्त कुछ नहीं हो रहा है यार, ये जब यहां से जब वैल्यू उठाता ना, इसको ये स्ट्रिंग के फॉर्म में उठाता है। अगर आप देखोगे ना इस नंबर का टाइप, कंसोल लॉग, देखो एरर कैसे डिबग करने, टाइप ऑफ जो भी आपके पास नंबर है उसका टाइप क्या निकल रहा है,
तो अगर आप देखोगे कि टाइप ऑफ में उसका टाइप निकल रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, तो नंबर और स्ट्रिंग कैसे ऐड होते हैं, 2 प्लस, मैं अगर इसको दिखाऊं ऐसे, अभी आपके पास नंबर है, हाँ जी, अब मैं यहां से स्ट्रिंग भेज रहा हूं, नंबर स्ट्रिंग कैसे अटैच होते हैं, 412 तो बनेगा, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, इसको ऐड करना है तो उन दोनों को ऐड कर देता ना, तो क्या पास करना पड़ेगा, अरे यार बेसिक जावास्क्रिप्ट है यार, इसको एज अ नंबर भेजो भाई, अरे भाई ले इंक्रीमेंट 10 भेजा, सबमिट किया 13, डिक्रीमेंट रीसेट, ये लीजिए। अब मैं यहां पे इसको क्लियर भी करवा सकता हूं, जैसे मैंने मान लो 1 2 भेजा, हाँ जी, सबमिट किया, उसके बाद मैं चाहता हूं ये 12 क्लियर हो जाए, कैसे क्लियर कर सकता हूं, डिस्पैच के बाद कॉल कर दो भाई, सिंपल से, किसको कॉल कर दो, आपके सेट नंबर को, इस सेट नंबर को भैया ये बना देना, नल कर देना, उसके बाद बस 15 हो गया, कितने, अब देख पा रहे हो आप अलग अलग कंपोनेंट से सेम काउंट वाले को एक्सेस कर पा रहे हो, आप देखोगे काउंट, काउंटिंग और कस्टम काउंटर, ये दोनों हैं, और ये दोनों ही काउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ही, ये भी काउंट को मैनिपुलेट कर रहा है, ये भी काउंट को मैनिपुलेट कर रहा है, तो काउंट वाला हमने एक स्लाइस के अंदर बना दिया, एक स्लाइस के अंदर हमने काउंट वाले को बना दिया, एक स्लाइस वाले के अंदर काउंट को बना दिया। अब काउंट को अगर तुम्हें मैनिपुलेट करना है, अगर तुम्हें काउंट वाले को मैनिपुलेट करना है, तो इन फंक्शन के द्वारा तुम उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, ये वो फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे एक नया फंक्शन चाहिए था जिसमें मैं कस्टम वाइज उसको इंक्रीज कर पाऊं, तो उसके पास, उसलिए हमारे पास स्टेट कॉमा एक्शन भी होते हैं, एक्शन भी होते हैं, और एक्शन हमें पता है क्या होता है, सिंपली कि उसके बाद एक टाइप होता है, एक पेलोड होता है। पेलोड क्या है, जो भी आप वहां से आर्गुमेंट पास करोगे, कस्टम इंक्रीजर में जो भी आप आर्गुमेंट पास करोगे वो पेलोड के अंदर चले जाएगा। आर्गुमेंट आप नंबर भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, तो मैंने एक्शन डॉट पेलोड करके उसको उसके ऊपर ऐड करवा दिया, सिंपली, कुछ नहीं है, इतना सिंपल है ये, इतना ही है ये, डिस्पैच कस्टम इंक्रीजर, और यहां से इस नंबर को कॉल कर दिया, बस इस फंक्शन को कॉल कर दो और ये एज अ पेलोड चला जाएगा, पेलोड उसके पास पहुंच गया, उसने उसको इंक्रीज कर दिया, बात खत्म, पैसा हजम। अब बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, अब देख पा रहे हो, अगर अगर मुझे इसको नॉर्मली सॉल्व करना होता, नॉर्मली, है ना, तो अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूं अपना ऐप वाला, हाँ जी, इसको मैं मान लेता हूं अपना काउंटिंग वाला, और इसको मान लेता हूं मैं अपना कस्टम इंक्रीजिंग वाला, ये मेरा ऐप वाला फोल्डर है, हाँ जी, इसके दो बच्चे हैं, जैसे हमारा ये ऐप है, स्टार्टिंग कहां से हमारे पास, ये फर्स्ट डॉट जीएस है, ये ऐप है, तो ये काउंटिंग वाला भी उसका बच्चा है और कस्टम काउंटर वाला भी उसका चिल्ड्रन कंपोनेंट है, दोनों के दोनों, देखो ये इसको और ये इसका चिल्ड्रन, दोनों ही चिल्ड्रन है, ठीक, हाँ जी। यहां पे मेरे पास क्या है, काउंटर वाला, ये काउंटर वाला हो गया, हाँ जी, और ये मेरा कस्टम काउंटर वाला हो गया फंक्शन, यही तो था कि कस्टम काउंटर, सॉरी इसका नाम काउंटिंग है, ये काउंटिंग वाला। अब सोचो मैंने यहां पे क्या करा, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करता, अगर मैं इसको वैसे तरीके से करता, कैसे, नॉर्मल तरीके से, मैं अगर रिडक्स का इस्तेमाल नहीं करता, तो मुझे काउंट वाले स्टेट को यहां पे क्रिएट करना पड़ता, फिर काउंट वाले को इसके साथ कैसे शेयर कर पाता, क्योंकि इसको भी मैनिपुलेट करना है, हाँ जी, तो मुझे पहले स्टेट को लिफ्ट करा के ऐप पे लेके जाना पड़ता, हाँ जी, लेके जाना पड़ता ना, फिर एज अ प्रॉप काउंट को और उसके सेट काउंट को पास करना होता है, इसको भी, ताकि दोनों के दोनों उसको मैनिपुलेट कर पाए। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, हमने ग्लोबली बना दिया काउंट को ग्लोबली बना दिया। अब जिसको मैनिपुलेट करना है डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब फंक्शन के द्वारा मैनिपुलेट हो सकता है, देख रहे हो। वरना आप खुद सोचो ना, अगर आपको नॉर्मल बिना रिडक्स के इसको सॉल्व करना होता तो आप क्या करते, कैसे बनाते, अगर आप स्टेट वेरिएबल काउंट को यहां बनाते तो ये कस्टम काउंटर वाला इस काउंट को कैसे मैनिपुलेट कर देता। अब आपको समझ आ रहा होगा एडवांटेज, ये जो काउंट वेरिएबल है जिसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूं, ये वाला, अगर आप इसको यहां पे क्रिएट करते हो तो दिक्कत हो जाती, तब तो ये इसी के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट इसको मैनिपुलेट कर पाते, ये तो मैनिपुलेट ही नहीं कर पाता क्योंकि आपने इसको यहां बनाया है। तो फिर मुझे वहां पे क्या करना पड़ता, इसके स्टेट को लिफ्ट करके यहां लेके जाना पड़ता कि मैं काउंट को यहां बनाऊं, काउंट सेट काउंट को, और एज अ प्रॉप इसको भी पास करूं और इसको भी पास करूं, ताकि दोनों ही उसको मैनिपुलेट कर पाए।
लेकिन रिडक्स ने ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। उसने कहा कि इस काउंट को ना तो तू अपने पास रख, ना तू इनको बनाओ ग्लोबल स्टोर में, एक स्टोर के पास दो, और उस स्टोर में हम इनको मैनिपुलेट कराएंगे डायरेक्ट। अब इस स्टोर से इसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस कर सकता है, अब मैनिपुलेट भी कर सकता है, क्योंकि मेरे पास रिड्यूसर का एक्सेस भी होता है, क्योंकि अगर मुझे मैनिपुलेट करना है तो मैं रिड्यूसर फंक्शन का इस्तेमाल कर लूंगा, है ना, और एक्सेस करना है तो यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लूंगा। बस इतना ही खेल है इसका। अभी हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, डरो मत। हाँ। भैया रिडक्स में स्टेट चेंज होने पर, अच्छा भैया रिडक्स में स्टेट चेंज होने पर यूआई में भी चेंजेस कैसे हो पा रहा है? यूज स्टेट में तो फंक्शन द्वारा रेंडर हो रहा है मेरे दोस्त। ये जो आपके लिए है ना, ये हुक देखा था आपने मेरे दोस्त, ये वाला कहां गया? ये हुक देखा था, यूज सेलेक्टर। ये यूज सेलेक्टर हुक वो आपके लिए काम कर रहा है। यूज सेलेक्टर हुक इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि भैया अगर इस स्टेट के इस काउंट वाले में कुछ भी चेंज होता है तो भैया वो चेंजेस मेरे इस काउंट के अंदर करा देना। ये हुक ही इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं सब्सक्राइबिंग टू द इवेंट। जब आप ये लिखते हो यूज सेलेक्टर हुक, इसको हम कहते हैं सब्सक्राइबिंग टू द इवेंट, कि भैया अगर इवेंट में कुछ भी चेंज होता है तो भैया वो चेंजेस मेरे अंदर भी ले आना। मैं स्टोर को सब्सक्राइब कर रहा हूं कि स्टोर के अंदर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है जो मेरे से रिलेटेड है, मुझे क्या चाहिए कि अगर इस काउंट में कुछ भी चेंज होता है कि वो चेंजेस मेरे अंदर भी रिफ्लेक्ट हो। इसलिए आपका ये यूज सेलेक्टर हुक यूज हो रहा है कि वहां पे जो चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी चेंज हुआ है तो यूज सेलेक्टर हुक से मैं उनको खींच पा रहा हूं उस चेंजेस को। यूज सेलेक्टर हुक वो काम कर रहा है। क्लियर है? हाँ जी, इसी को हम कहते हैं सब्सक्राइबिंग टू द इवेंट, कि कोई भी इवेंट अगर वहां पे चेंज हो रहा है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यूज सेलेक्टर हुक की जिम्मेदारी है, इसलिए इस हुक को आपको दिया गया है। हाँ हाँ। और भैया कब तक चलेगी क्लास? थक गई क्या? क्लास करनी है अभी और लेंदी, या ब्रेक लें? यूज सेलेक्टर हुक वो काम कर रहा है आपके लिए मेरे मेरे दोस्त, कि स्टोर के अंदर जो मेरे स्टेट वेरिएबल रखे हैं उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं वो चेंजेस मेरे पास आ जाए। क्लास, हाँ। सर ये अप्रोच ऑप्टिमाइज है क्या? इसको बार बार कॉल, नहीं 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 मेरे दोस्त, आप बार बार कॉल नहीं कर रहे हो यूज सेलेक्टर से। यूज, इसका नाम ही है सब्सक्राइबिंग टू द इवेंट, कि अगर वहां पे कुछ चेंज हो रहे हैं ना वो चेंजेस मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। आप कॉल नहीं कर रहे हो बार बार। हाँ ओके, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी ब्रेक के बाद।
पता चला रोका जैसे हवाओं में, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में, गुनाहों में मेरे साथ शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते से मिल, मैया का फेवरेट सॉन्ग। अब गाने सुन के ही अब मन भरना पड़ता है मेरे दोस्त, क्या करें। हाँ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मौत के खेल को। पहले हम समझते हैं अभी हम करने क्या वाले हैं। तो मेरे ख्याल से हर किसी ने स्विगी तो इस्तेमाल किया ही होगा। जैसे हम स्विगी स्विगी पे आते हैं, है ना। अरे यार क्या पूछ रहा है ये द्वार का। रे चलो, पता नहीं पागल हो गए। डाइन आउट नहीं भाई, रेस्टोरेंट लिखा मुझे। हाँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे, जैसे हम इस रेस्टोरेंट का पार्ट है, ओके, दिख रहा होगा तुम्हें। यहाँ पे ऐड का बटन दिख रहा है, ऐड का। मैं ऐड आइटम करता हूं, ऐड आइटम टू कार्ट। अरे यार क्या है ये, ले भाई। तो मेरे कार्ट में एक आइटम ऐड हो गया होगा, ये देख रहे हो, वन आइटम एडेड इन माय कार्ट। ये देखो, पहले इनिशियली इसके अंदर कुछ ऐड नहीं था। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूं, हाँ जी, ऐड आइटम टू कार्ट, अब यहां पे वैल्यू 2 चेंज हो गई। मैं अगले आइटम पे आता हूं, मैंने जो जो आइटम मैं खाना चाहता हूं, मान लो मुझे इसको भी खाना है, शाही पनीर को, मैंने ऐड कर दिया, तो यहां पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये चेंज हो कैसे रहा है, ये चेंज हो कैसे रहा है, मैं तो यहां पे बटन क्लिक कर रहा हूं और यहां पे वो हेडर में जाके उसको चेंज कर दे रहा है काउंट को, है ना। और काउंट हर जगह ट्रैक हो रहा है, ये भी काउंट को ट्रैक कर रहा होगा, हाँ जी, कि एक आइटम ऐड हो चुका है। अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई है जब मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब मैंने अगर ऐड के ऊपर क्लिक किया तो काउंट की वैल्यू को 4 कर दो, हाँ जी, क्योंकि अभी तक 3 है, हाँ जी, और वो काउंट की वैल्यू यहां भी आपको विजिबल होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम कैसे बनाएंगे कि काउंट को मल्टीपल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ये वाला भी यूज कर रहा है, ये वाला भी यूज कर रहा है, ये कार्ड भी उस काउंट को यूज कर रहा है, मतलब सारे काउंट उसको यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, और इवन वो काउंट यहां भी इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल जगह चेंजेस हो रहे हैं, मल्टीपल लोग उस चेंजेस को दिखा रहे हैं। ये 4 कैसे दर्शा रहा होगा, यहां पे ये 4 कैसे हो रहा होगा, कोई स्टेट वेरिएबल होगा, हाँ जी, जिसकी वैल्यू अभी 4 होगी, हाँ जी, और सब के सब उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे, ये वाला भी कार्ड उसको एक्सेस कर पा रहा होगा। क्यों, क्योंकि जब मैं ऐड कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 हो जा रही है, और वो 5 को मुझे कहां विजिबल कराना है, यहां। तो मतलब उस काउंट का एक्सेस इसके पास भी है, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो मतलब काउंट का एक्सेस मुझे मल्टीपल कंपोनेंट को देना है, और उसको मुझे कहीं भी दर्शा सकता हूं उस काउंट को, जैसे यहां पे दर्शा पा रहा हूं। इस फंक्शनलिटी को हम कैसे बनाएंगे, हेलो।
हेलो, हाँ, नो वॉइस, अरे वॉइस आ तो रही है मेरे दोस्त तो वीर, तुमको ही नहीं आ रही भाई। वॉइस आ रही है, हाँ हाँ आ रही है, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो तुम क्या इसको इमेजिन कर पा रहे हो यहां पे हो क्या रहा है? हाँ, तो मुझे ग्लोबल स्टेट बनाना पड़ेगा ना यहां पे। हाँ जी, क्योंकि वो काउंट बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उस काउंट को चेंज कर रहा है। हाँ जी, और उसके बाद वो काउंट चेंज होकर यहां पे मुझे दर्शाया जा रहा है, यहां पे हेडर पे। तो नॉर्मल अगर मैं रिएक्ट से करने की कोशिश करूंगा तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि भैया उस काउंट को बनाऊं कहां, उस स्टेट वेरिएबल को कहां बनाऊं, कहां बनाऊंगा उस स्टेट वेरिएबल को अगर मैं नॉर्मल रिएक्ट की बात करूं। या तो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल करूं, वहां भी मेरा दिमाग खराब होगा। हाँ, तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना दूं काउंट नाम का, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर कोई, ऐसे, अरे जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है कि इसको मैं क्लिक करूं तो उस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना, इसको ऐड करूं तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब काउंट की वैल्यू को डिक्रीज भी कर देना। तो मुझे दो, एक तो मुझे काउंट बनाना पड़ेगा, एक मुझे काउंट बनाना पड़ेगा, और एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकता हूं। मुझे हटाना है आइटम को, तो मैंने इसको हटा दिया, तो अब काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो रिड्यूसर फंक्शन के पास दो चीजें होंगी, एक इंक्रीमेंट का टाइप का, ऐड आइटम रिमूव आइटम, ये भी मैं बोल सकता हूं, ठीक। हाँ जी, और एक होगा ग्लोबल काउंट, जिसको मेरे हेडर पे वो इस्तेमाल हो रहा है। मैं यूआई नहीं बनाने वाला हूं तुम्हारे लिए, मैं सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। यूआई वगैरह हम बनाते रहेंगे। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? हाँ जी, मैं यहां पे भी इसको दर्शा देता हूं कि मेरे पास ये मेरी ऐप रही। हाँ जी, इस ऐप के पास ये मेरा हेडर सेक्शन रहा, ये मेरा हेडर सेक्शन रहा। हाँ जी, ये मेरा ये कॉपी। हाँ जी, अब मान लो कार्ड कंपोनेंट यहां पे प्रेजेंट है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। हाँ जी, एक कार्ड ये है। हाँ जी, ये मेरे कार्ड रहे, इसको मैं हेडर लिख देता हूं, इसको मैं हेडर लिख देता हूं, इस तरीके से। देख रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है? ठीक, अब ये मेरे वो कार्ड रहे, ये मेरे वो कार्ड रहे, जिन कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये कार्ड है कुरकुरे, ये तंदूरी चाप। हाँ जी, तो उसको ये भी एक्सेस करना चाहिए काउंट, ये भी एक्सेस करना चाहिए, ये भी एक्सेस करना चाहिए, ये भी एक्सेस करना चाहिए, और हेडर वाले में मुझे उसको दर्शाना है ना। तो यहां पे मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि मैं रिडक्स स्टोर के अंदर जाके उसको क्रिएट करूं भाई। यहां पे जाके मैं काउंट को क्रिएट कर देता हूं, सिंपल सा लॉजिक। काउंट इनिशियली 0 है, हाँ जी, और उसके अंदर मैं दो फंक्शन बना दूंगा, या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर ऐड आइटम्स, कुछ भी नाम तो कुछ भी दे सकते हैं यार, ऐड आइटम्स। हाँ जी, ऐड आइटम को क्या करना, सिंपली कि काउंट की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देना है, काउंट प्लस प्लस। हाँ जी, और एक कर दूंगा रिमूव आइटम, ये दो फंक्शन बना देता हूं, काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देना, बस। ये मेरे रिड्यूसर फंक्शन हो गए, ये मेरा काउंट हो गया, इसको मैं एक स्लाइस के अंदर डाल दूंगा। प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ जी, प्रॉब्लम क्लियर है, चीजें भी क्लियर हो गई। अब बनाते हैं। ओके, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पहले दिन को हटाता हूं यार, ये जो मैंने भसड़ मचा रही थी ना इस कोड में। ठीक है, तो मैंने हटा दिया सबको, और इसको करता हूं पहले बंद। तो पहले तो हमें अपना यूआई बनाना पड़ेगा। इसको ले देते हैं स्विगी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोलूंगा, स्विगी वाले को पॉइंट करना। ठीक है, स्विगी पास आ गया, और फिलहाल के लिए इनको हटा देते हैं, और ये सारे कार्य यहां से हटा देते हैं, और फिलहाल के लिए इस स्टोर वाले को भी हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा स्विगी वाला हो गया।
तो अपना एक पेज यहां पे आएगा, एक हेडर सेक्शन और एक आएगा अपने पास कौन कौन सा सेक्शन बोलूं, कार्ड सेक्शन। ये मैंने बना दिया, एक हेडर सेक्शन है और एक कार्ड सेक्शन है। बना देते हैं हेडर डॉट जेएस है, हेडर डॉट जेएस और दूसरा कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, हेडर हेडर के अंदर क्या करना है कि फंक्शन हेडर रिटर्न करवा दूंगा। अरे इसके अंदर नहीं करना बाबू, बाहर करो, जो भी तुम्हें करना है। तो यहां पे रिटर्न क्या कराऊंगा, तो लिख देते भाई, मैं ज्यादा सीएसएस नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त यार, स्विगी नाम दे देते हैं। हाँ जी, और उसके अंदर एक कार्ट लिख देते हैं, कार्ट। हाँ जी, जिसके अंदर काउंट को मैं दर्शाऊंगा, जिसके अंदर मैं काउंट को दर्शाऊंगा। ठीक है, कार्ड के अंदर काउंट कि कितना काउंट हो चुका है उसको मैं दर्शा रहा हूं। तो इसको डीबी बना देते भाई। ज्यादा सीएसएस मैं लिख नहीं रहा हूं, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब अपने इस काउंटिंग वाले में आते हैं, कार्ड वाले पे। अब यार सबसे पहले अगर मुझे कार्ड डॉट जीएस को बनाना है तो मेरे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए ना, कार्ड वगैरह को निकालने का। हाँ जी, ये डेटा मैं कहां से लेके आऊंगा, ये वाला, ये कार्ड का डेटा, ये सारा डेटा कहां से लेके आऊंगा। तो मैं एक डमी डेटा बना रहा हूं, एक मैं डमी डेटा बना देता हूं। हाँ जी, एक डमी डेटा बना देता हूं कि कॉन्स्ट फूड आइटम्स, एक डमी डेटा बना रहा हूं जिसके अंदर आईडी मेंशन होगी 1। हाँ जी, फूड कौन सा है, मान लो आपका है पिज्जा, और प्राइस, ये 3 चीजें ही लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूं। 200 डमी डेटा बना रहा हूं भाई, कुछ नहीं कर रहा। छ, 7, 8, 9, 10 डमी डेटा बना रहा हूं। 2, 3 कार्ड मैं खुद ही बना रहा हूं, मैं एपीआई वगैरह यूज नहीं कर रहा, क्योंकि एपीआई के लिए अभी हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि रिडक्स के अंदर एपीआई को कैसे हैंडल करते हैं, वरना मैं एपीआई से भी सिखा देता। वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे एपीआई कॉल कैसे करते हैं इसमें। ठीक, ये पिज्जा है और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, पास्ता, मोमोज खाओगे भाई, मोमोज, कबाब, चिकन, पनीर, बर्गर, पोहा, और क्या क्या होते हैं भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहे, राइस, दाल। ठीक है, 300, 1200, 2000, 1200, 2800, 2100, 100 रुपये, 300 रुपये। चलो ये ज्यादा हो गया भाई, मोमोज के लिए ज्यादा रेट हो गया। चलो ये मैंने एक डमी डेटा बना दिया फूड आइटम्स का। ठीक, हाँ जी, एक एरे के अंदर डाल दिया। तो यहां पे मैं कर लेता हूं, स्विगी में आ जाते हैं, हेडर वाले को मैं एक्सपोर्ट कराया, अच्छा एक्सपोर्ट कराना भूल गया मैं, यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। चलो, और यहां इंपोर्ट करा देते हैं, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश हेडर, कार्ड कार्ड वाला फंक्शन कार्ड, ये लीजिए एक कार्ड वाला बना दिया, इसको भी एक्सपोर्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको भी इंपोर्ट करा देते हैं यहां पे। चलो अभी करा दूंगा भाई, स्टोर की वैल्यू करा दूंगा, तो रो मत रो मत। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। अब कार्ड के अंदर इन सबको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, मैं फूड का प्राइस, फूड और उसका प्राइस को डिस्प्ले कराऊंगा, और उसके नीचे एक बटन होगा ऐड और रिमूव का, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। तो चलो काम कार्य शुरू करते हैं। तो रिटर्न, हाँ जी, तो
ये सबको एक डिव के अंदर रखेंगे। हाँ, अब यहां से आ जाता हूं मैं, फूड आइटम्स डॉट मैप, यही करना पड़ेगा। वैल्यू, देखो भाई बेसिक लिख रहा हूं, भूल मत जाना कि भैया ये लिखा कैसे। तो यहां पे इनको डिस्प्ले करा देता हूं, H1 वैल्यू डॉट, देखो यार ये बेसिक है, ये जो मैं अभी लिखा रहा हूं तुम्हें, वैल्यू डॉट, नाम क्या है इसका, फूड, फूड का नाम ये मैंने करा दिया। हाँ, और उसी के साथ उसका प्राइस भी, वैल्यू डॉट प्राइस, H2 टैग, ठीक है। और एक बटन बना देते हैं, ठीक, हाँ जी। अब बटन को थोड़ा मैं वैसा बनाता हूं, डायनेमिक, ठीक, हाँ जी, कि मैं ऐसा बटन, तुमने ऐसा बटन देखा होगा ना कि मेरे पास एक बटन होता है ऐसे करके, और उसके अंदर ऐड लिखा होता है, ऐड, है ना। और अगर मैं इस ऐड वाले पे क्लिक करता हूं तो मतलब वो आइटम ऐड हो चुका है, अब ये ऐड से चेंज होके रिमूव बन जाएगा। मैं ऐसा वाला बटन बनाना चाहता हूं कि ये बटन है, अगर मैं रिमूव पे क्लिक करता हूं, हाँ जी, तो रिमूव बढ़ के वो ऐड बन जाएगा, ठीक। तो वो वाली फंक्शनलिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। यहां पे कैसे अचीव कर पाएंगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, चलो अभी फिलहाल के लिए ऐड को ही रखता हूं कि ऐड, फिर तुम मुझे गाली दोगे वरना, हाँ जी। और यहां पे मुझे की को भी मेंशन करना पड़ेगा, की क्या हो सकती है, क्योंकि चिल्ड्रंस है, वैल्यू डॉट आईडी मैं ऑलरेडी लिख के ला रखा था, ठीक है। यहां तक कार्य खत्म हो चुका है, और प्रोवाइडर वाले को हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। कार्ड, ठीक है, ओके। स्टाइलिंग कर देता हूं, डिस्प्ले फ्लैक्स करा देता हूं, जो भी मेरे चिल्ड्रन होंगे, हाँ जी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और क्या क्या करा सकता हूं इसके अंदर में, फ्लैक्स रैप, रैप कर देना, और गैप दे देना यार थोड़ा 20 पिक्सल का, ठीक है, ये मैंने करा दिया। और एक बेसिक तो हमारा बन ही गया होगा। अब इसको रन कराने से पहले प्रीवियस वाले कैच को डिलीट मार देना, क्योंकि कई बार एरर दे देता है। चल भाई हट जा। अब ये कहां से आ रहा है भाई, ओके, चलो। अच्छा मुझे पता है अच्छा यूआई नहीं बना है, पर जो यूआई मैं चाहता था वो मैंने बना दिया है। मुझे पता है अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे पता है यूआई अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक, हाँ जी। ओके, मैंने सिंपल सा यूआई बनाया है, इसको तुम बाद में भी तुम खुद से देख सकते हो यार, है ना। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे ऐड पे क्लिक करूं, हाँ जी, तो यहां पे 1 इंक्रीज हो जाए, इस ऐड पे क्लिक करूं तो ये 2 बन जाए, ऐड पे क्लिक करूं 3 बन जाए, ऐड पे क्लिक करूं 4 बन जाए, ऐड पे क्लिक करूं 5 बन जाए, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। ये आपका पिज्जा हो गया, ये पास्ता, ये मोमोज, इस तरीके से यहां पे मेरे पास आइटम्स मुझे दिख रहे हैं, और इस कार्ड के ऊपर वो सारे डिस्प्ले होने चाहिए। एक बेसिक यूआई मैंने बनाया है, हाँ, ओके। यूआई वगैरह पे ध्यान नहीं देते, बॉर्डर ऑर्डर रहने दो यार। बना दूं क्या बॉर्डर, चलो यार बना ही देते हैं, फिर तुम गालियां दोगे मुझे भैया, गालियां, चल छोड़ो बॉर्डर रहने देते हैं। हाँ, तुम समझ गए, यहां पे एक पिज्जा है 200 रुपए का, ऐड आइटम, ऐड आइटम, ऐड आइटम, ऐड आइटम, ठीक।
ऐड क्लिक करने पे यहां पे वो ऐड हो जाएगा इस कार्ड पे। ये हेडर है मेरा स्विगी कार्ड। चलो अब इस फंक्शनैलिटी को हम बनाएंगे कैसे, सवाल ये है इस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, सवाल तो यही है। हाँ जी, अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि जब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूं ना, इस ऐड बटन पे, हाँ जी, तो ये ऐड से यहां तो वैल्यू इंक्रीज हो जाए और ये ऐड कन्वर्ट होकर रिमूव वाला बटन पे बन जाए, है ना। क्योंकि अगर मैंने पास्ता ऐड कर दिया तो उसके बाद अगर इन फ्यूचर मुझे उसको रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कैसे करूंगा, कैसे रिमूव करूंगा? अरे आराम से कर लोगे मेरे दोस्त, यहां पे आओ। हाँ जी, यहां पे मुझे चाहिए इस बटन के सामने ही ऐड और रिमूव, है ना। अगर पहले ऐड दिख रहा है, अगर ऐड वाला क्लिक कर दिया तो मुझे अब यूआई में रिमूव दिखना चाहिए। उसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां पे चेंजेस हो रहे हैं, हाँ जी, तो भैया इसको आप एक स्टेट वेरिएबल से ले सकते हो, इज कार्ट, इन कार्ट। क्या वो कार्ट में आ चुका है? सेट इन कार्ट, यूज स्टेट फॉल्स, इनिशियली है नहीं, अभी इनिशियली कार्ट में मैंने उसको ऐड नहीं किया है। तो यहां पे ना मैं यहां पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं सिंपल सा कि इन कार्ट अगर आपका ट्रू हुआ, अगर इन कार्ट आपका ट्रू हुआ तो आपको किसको दिखाना है? आपको दिखाना है रिमूव वाले को, और नहीं तो आपको दर्शाना है ऐड वाले को। ये मैंने लिख दिया, ठीक। हाँ जी, ओके ओके, अच्छा ऑन क्लिक तो मैंने किया ही नहीं, ऑन क्लिक में हैंडल क्लिक एक फंक्शन बना देते भाई, हैंडल क्लिक। तो इफ इन कार्ट अगर ट्रू हुआ, ठीक, हाँ जी, तो मैं क्या बोल दूंगा? सेट इन कार्ट को फॉल्स कर देना, नहीं तो सेट इन कार्ट को ट्रू मार्क कर देना। चलो है, ये तो सारे एक साथ चेंज हो रहे हैं ये देख लो, सबके सब एक साथ चेंज हो रहे हैं भाई, सबके सब एक साथ चेंज हो जा रहे हैं। ये तो गंदा ही यूआई बना दिया भैया, इससे बकवास यूआई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या बना दिया भैया, ये क्या बवासीर बना दिया ऐड कर रहा हूं और सारे के सारे चेंज हो जा रहे हैं। तो देखो मैंने पहले क्या किया, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। मैं चाहता था यहां पे इनिशियली अगर मैं ऐड पे क्लिक करूं, है ना, अभी कार्ड वाले को रहने दो, तो अगर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये ऐड वाला चेंज होकर रिमूव बन जाए, क्योंकि बाद में रिमूव आइटम वाला ऑप्शन भी मेरे पास होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सबको रिमूव कर दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या हम डिबग कर सकते हैं कोड को? मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो अगर आप ध्यान यहां पे दोगे, मैंने यहां पे जावास्क्रिप्ट लिखी है कि अगर इन कार्ड की वैल्यू ट्रू होती है तो आपको रिमूव को दर्शाना है, नहीं तो आपको ऐड को दर्शाना है बटन में, ठीक। हाँ जी, तो इनिशियली मेरे इन कार्ड की वैल्यू क्या है? इनिशियली फॉल्स है। हाँ जी, तो जब इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स है तो क्या दर्शाया जाएगा? जब ट्रू होती है तो ये वाली पहली वैल्यू दर्शाई जाती है, और अगर ट्रू होती है, सॉरी, अगर ट्रू होती है तो पहली वाली वैल्यू दर्शाई जाएगी, फॉल्स होती है तो दूसरी वाली, ठीक। तो इनिशियली इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स है तो आपको क्या दर्शाया जा रहा है? ऐड, आपको ऐड दर्शाया जा रहा है इनिशियली, ठीक है। और जब मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया तो मैंने यहां पे कॉल बैक फंक्शन बना रखा है हैंडल क्लिक। हाँ जी, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कर रहा है इनिशियली मेरे इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स थी, अब उसको क्या बनना है? ट्रू बनना है, ठीक। तो यहां पे मैंने दे रखा है इफ इन कार्ड, क्या अगर ट्रू है? नहीं, एल्स फॉल्स है। तो मैंने कहा कि सेट इन कार्ड को क्या कर दो? ट्रू कर दो। तो जैसे ही मैंने सेट इन कार्ड को ट्रू किया तो इन कार्ड की वैल्यू अब ट्रू हो जाएगी, और उससे क्या हो रहा है कि जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं, जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं और उसके जितने भी बटन्स हैं, सब में क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएंगे सबके अंदर, क्योंकि उन सब के लिए आपने एक ही इन कार्ड बनाया, एक ही इन कार्ड। ये सब के सब एक ही इन कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब के सब। इसीलिए जब मैं एक को चेंज कर रहा हूं तो सारे चेंजेस दर्शा रहा है, सब पे दर्शा रहा है। देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सब पे दर्शा रहा है। क्योंकि इनिशियली आपको ये कैसे दिखाता? इनिशियली आपको इन कार्ड में सबको ऐड कैसे दिखाता? क्योंकि इनिशियली सबके इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स थी। हाँ जी, क्योंकि यहां से एक एक करके आइटम को उठा रहा हूं मैं, ये फूड आइटम से मैंने वैल्यू उठाई है, ये फूड आइटम से यहां से मैंने एक एक करके वैल्यू उठाई। हाँ जी, जब मैंने एक एक करके वैल्यू उठाई तो यहां पे क्या हुआ आपका? यहां पे क्या हुआ? इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स थी तो सबके सामने ऐड दिख रहा था। हाँ जी, अब जब इन कार्ड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी ऑन क्लिक करने पे, तो सारे के सारे ये फिर से रीरेंडर होगा। हाँ जी, और इस बार इन कार्ड की वैल्यू ट्रू होगी, और जब इन कार्ड की वैल्यू ट्रू होगी तो आपको सबके सब क्या दिखेंगे? रिमूव वाले दिखेंगे।
इसीलिए एक के चेंज होने पे सब चेंज हो जा रहे हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं? या तो मैं सबके लिए इंडिविजुअल इन कार्ट बनाऊं कि क्या ये पर्टिकुलर आइटम कार्ट में एडेड है या नहीं है, या तो मैं ये काम करूं। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको करना भी हमारे लिए आसान है, कुछ नहीं करना, सबके लिए अगर इंडिविजुअल बनाना है तो जो ये भसन में यहां पे बचा रहा ना, फूड आइटम्स, फूड कार्ट, फंक्शन, मैं एक नया फंक्शन बना देता हूं, फूड कार्ट, और इसको हम एक्सपोर्ट करा देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये कर लिया हमने, हाँ जी। मैं यहां पे क्या हो रहा था कि सबके लिए एक ही इन कार्ड था, सबके लिए। तो मैं चाहता हूं कि हर एक आइटम के लिए खुद का इन कार्ड हो, हर आइटम के लिए खुद का इन कार्ड हो, इसलिए मैं फूड कार्ट पे जा रहा हूं। तो ये जो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, ये कहानी, इसको मैंने यहां से हटा दिया। इन सबको भाई यहां लेके आओ। आ गया, और यहां पे इंपोर्ट करा देते हैं पहले, ठीक है। तो जो कहानी अभी हम यहां पे लिख रहे थे, ये वाली, इसको हम नए पेज पे लेके चलते हैं, और यहां पे मैं फूड आइटम्स वाले को लिख दूंगा, फूड कार्ट वाले को। जो बटन मैं वहां बना रहा था वो मैं यहां बना रहा हूं। इससे क्या होगा, हर एक आइटम के लिए खुद का इन कार्ड बनेगा, हर एक आइटम के लिए खुद का इन कार्ड बनेगा, हर एक आइटम के लिए। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक एक करके वैल्यू निकल रही है फूड आइटम से, हाँ जी। और वो किसको कॉल कर रहा है? ये इस फूड कार्ट वाले को कॉल कर रहा है, फूड कार्ट वाले को। तो फूड कार्ट वाले को अगर कॉल कर रहा है एक इंडिविजुअल, तो अब सबके लिए खुद का इन कार्ड है, सबके लिए खुद का इन कार्ड है ना। पहले सबके लिए एक ही इन कार्ड था, अब सबके लिए इंडिविजुअल, कि पहली वैल्यू वाली के लिए खुद का इन कार्ड होगा, दूसरी वाली वैल्यू के लिए खुद का इन कार्ड होगा, तीसरी वाली वैल्यू के लिए खुद का इन कार्ड। क्यों? क्योंकि यहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, फूड आइटम्स डॉट मैप वैल्यू, हाँ जी। मैं अंदर आया, डिव वैल्यू आईडी, और फूड कार्ट वाले को मैंने यहां पे कॉल कर दिया, ठीक, हाँ जी। अब मुझे इस वैल्यू को भी यहां पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स। तो एज अ प्रॉप्स कैसे पास करूंगा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू इक्वल टू जो भी आप वैल्यू भेज रहे हैं, और एज अ प्रॉप वो यहां पे रिसीव हो जाएगा। ये लीजिए, अब वैल्यू वाला यहां इजीली इस्तेमाल हो पाएगा, जो भी मैं करा रहा था। तो देख लेते भाई अपने यूआई को। हाँ अब देखो, अब अगर ऐड करो तो इसी में ऐड हो रहा है, रिमूव ऐड, ऐड रिमूव, क्योंकि अब सबके पास खुद का कार्ट है कि ये वाला ऐड हुआ है नहीं हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है नहीं हुआ है, ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार तुम्हें लगेगा अब सबके पास खुद का है, पहले सबके पास एक कॉमन था, तो अगर कॉमन होगा तो अगर मैं एक को ऐड कर रहा हूं तो बाकी सारे ऐड हो जा रहे हैं, हाँ जी। वो नहीं करना मुझे, वो नहीं करना था, तो इस तरीके से मैंने चेंज करे। हाँ फनी लग रहा है, देखो ऐसे ही हम कोड लिखते हैं, ऐसे ही कोड लिखते हैं। अब तुमने ये मत समझो कि जब मैं कोड लिखने बैठता हूं तो मेरे दिमाग में सारे कोड पहले ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले जब मैंने कोड लिखा था ना, मैंने भी ये जो गंदे फॉर्मेट से लिखा था, गंदे फॉर्मेट से, जो मैंने आपको करके दिखाया। और मैंने बटन दबाया, मैंने कहा ये सारे चेंज क्यों हो रहे हैं एक साथ, ये सारे चेंज क्यों हो रहे हैं? फिर मैंने डिबग किया, अच्छा वो इसलिए चेंज हो रहे हैं कि इन कार्ड सबके लिए एक ही है। अगर एक चेंज हो रहा है, इन कार्ड सबके लिए सेम है, हाँ जी। जितने भी ये 10 के 10 है, पहले ये एक ही इन कार्ड को इस्तेमाल कर रहे थे, एक ही इन कार्ड को, ठीक है, ट्रू और फॉल्स को। तो अगर कोई भी इन कार्ड को चेंज कर रहा है तो सारे सबके ऊपर चेंज दिख रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सबके लिए इंडिविजुअल बना दिया। अब सबके लिए इंडिविजुअल बना गया, ये फूड कार्ड वाला आपका कॉल होगा हर एक वैल्यू के लिए, और तो हर एक वैल्यू के लिए कॉल होगा तो हर किसी का खुद का इन कार्ड होगा, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, सबके लिए खुद का यूज स्टेट है ना। हाँ पहले सबके लिए कॉमन था। चलो ये तो हमने सीख लिया यार, ये तो बेसिक चीज है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने असली कहानी पे कि भैया अब बनाते हैं अपनी स्लाइस को, ठीक है। तो स्लाइस वाले को कैसे बनाएं भाई, कैसे बनाएं? तो स्लाइस 2 .js नाम दे देते हैं,
कैसे बनाएंगे? पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई, क्रिएट स्लाइस। अरे यार पता नहीं ये क्या दिक्कत दे रहा है यार, सजेशन नहीं आ रहे भाई, मुझे याद नहीं है कमांड। इसको बोलो सजेशन दे हमें। सजेशन नहीं दे रहा भाई अब मुझे। हाँ ये रहा। तो हमें क्या करना है? क्रिएट स्लाइस। हो जाता है कभी कभी ये सजेशन देना भूल जाता है। कॉन्स्ट इसको किसका नाम दें? फूड स्लाइसर। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं इसमें? सबसे पहले नेम देते हैं अपनी स्लाइस को। नेम क्या दूं? स्लाइस 2 दे दूं। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या होगी इसकी? इसमें काउंट ही होगी। हाँ जी, क्योंकि काउंट को ही ट्रैक करना मुझे। हाँ जी, काउंट को ही ट्रैक करना है, किसका काउंट कितना है। और रिड्यूसर में क्या चाहिए मुझे? रिड्यूसर में अपने फंक्शन बना सकता हूं, ऐड आइटम्स। और ऐड आइटम्स में मैं क्या करूंगा? ऐड आइटम्स में क्या करूंगा कि भैया ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। हाँ जी, स्टेट, और इसको क्या करना है? स्टेट के काउंट को 1 से इंक्रीज कर देना है। ये लीजिए, और एक और फंक्शन बना देते हैं, रिमूव आइटम्स। ये ज्यादा बढ़िया है ना, ताकि सबको याद रहे कि कार्ट में क्या हो रहा है। हाँ, स्टेट क्या करना है यहां पे भैया? स्टेट डॉट काउंट माइनस माइनस। अरे भाई कॉमा, गधे भाई, कॉमा। अब मैंने ये लिख दिए। हाँ जी, अब इनको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, पहले इसके रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कराओ। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, नाम क्या है इसका? फूड स्लाइसर डॉट रिड्यूसर करा दिया। और क्या क्या एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जो इसके ये फंक्शन है, इनके एक्शंस को, है ना। तो मैं फूड स्लाइसर के एक्शन को एक्सपोर्ट करा देता हूं। और एक्शंस कौन कौन है उसके? जो ये आपके एक्शन है, इन्हीं को एक्शन बोला गया, जो रिड्यूसर वाले हैं, ऐड आइटम्स और रिमूव आइटम्स। ठीक है, अब इसका स्टोर भी क्रिएट कर लेते हैं भाई। स्टोर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टोर का नाम क्या देते हैं? स्टोर्ड डॉट जीएस। स्टोर हम कैसे क्रिएट करते हैं? इंपोर्ट, यार फिर से कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम, यहां से आना चाहिए भाई। स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्स्ट स्टोर्स इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, यही होगी मेरी ख्याल से स्पेलिंग। तो रिड्यूसर, रिड्यूसर में क्या देना पड़ता है हमें? स्लाइस का नाम। स्लाइस का नाम क्या है अपने पास? स्लाइस 2, क्योंकि स्लाइस के हिसाब से डिसाइड होता है ना। और यहां से मैंने इसके रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कराया, तो यहां इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कार्ट रिड्यूसर, नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, जो तुम्हारा डिफॉल्ट रिड्यूसर होता है उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। स्लाइस 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 स्लाइस। चलो, और इस रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कराओ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर्स, खत्म। अब मैं हेडर पे आ जाता, इस पे आ जाता हूं, स्विगी वाले पे। यहां पे इंपोर्ट कराना है इसे, तो आ जाते हैं भाई, इंपोर्ट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर से इंपोर्ट कराते हैं ना हम। हाँ, प्रोवाइडर, ताकि सबको प्रोवाइड हो पाए। हो, ठीक है। अब मैंने सही से एक्सपोर्ट कराया। ये प्रोवाइडर वाला ऐसे ही होगा ना। एक बार देख लेते हैं भाई सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स गायब होते रहेंगे दिमाग से। तुम हो, मैं हूं, सब एक जैसे ही हैं, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रोवाइडर, अच्छा, कर्ली ब्रेसेस में, प्रोवाइडर वाला कर्ली ब्रेसेस में आएगा। सॉरी, कहां गया? स्विगी। तो ये हमारा प्रोवाइडर हो गया। उसने भैया ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, इसको ऐसे करके एक्सपोर्ट कराओ।
इसकी बैंड क्यों बज गई भाई? हाँ, चल नहीं रहा क्या ये? चल तो रहा है, ठीक है। अब यहां पे अब अपने मौत के खेल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे किसकी वैल्यू को रीड करना है? फूड कार्ट ये वाला रहा, हेडर और कार्ट इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडर के अंदर मुझे किसको दर्शाना है? काउंट की वैल्यू को दर्शाना है, काउंट की वैल्यू को दर्शाना है। तो काउंट की वैल्यू को मुझे रीड करना पड़ेगा, तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? यूज सिलेक्टर का। और उसको इंपोर्ट कहां से होगा? वो रिएक्ट रिडक्स से। इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। चलिए, और ये इसको रीड कैसे करेगा? हमें पता है, स्टेट, सारी ग्लोबल स्टेट को आपको लेके दे देगा। स्टेट डॉट स्लाइस का नाम स्लाइस 2 रखा हुआ हमने, डॉट काउंट, और इसको हम काउंट के अंदर डाल देंगे, कॉन्स्ट काउंट। अब मैं काउंट की वैल्यू को यहां दर्शा सकता हूं। ये देखिए, इनिशियली काउंट 0 है, इनिशियली काउंट 0 है, तो काउंट की वैल्यू को मैंने दर्शाना तो स्टार्ट कर दिया। चलो, अब आते हैं अपने फूड कार्ट वाले के अंदर। फूड कार्ट में क्या क्या हमारा कमाल धमाल या मौत का खेल होने वाला है। अब हैंडल क्लिक में मुझे क्या करना है? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, हैंडल क्लिक में मुझे क्या करना है? एक तो ये कार्ट वाला इन कार्ट वगैरह चलेगा, हाँ जी। हैंडल क्लिक में जब मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूं, जब मैं ऐड आइटम पे क्लिक कर रहा हूं, है ना, तो मैं क्या चाहता हूं? काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना, यही तो चाहता हूं, हाँ जी। और अगर रिमूव पे क्लिक करूंगा तो भैया कार्ड के जो रिमूव आइटम वाले को कॉल कर देना, सिंपल सा यही है। तो जो मैंने वो फंक्शन बनाए थे उनको यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐड आइटम्स कॉमा रिमूव आइटम्स, और इसके लिए मुझे किसके इस्तेमाल करना पड़ेगा? डिस्पैच मुझे यहां पे चाहिए होगा। इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम, कहां से मिलेगा? रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो यहां पे कर लेते इस्तेमाल, यूज डिस्पैच कर लिया, और एक डिस्पैच नाम का फंक्शन बना देते भाई। किसको दिक्कत है? ये लीजिए, ठीक है। अब ऑन क्लिक में मैं क्या करना चाहता हूं? ऑन क्लिक में क्या होगा? तो यहां पे मुझे भेजना पड़ेगा, अगर इन कार्ड की वैल्यू ट्रू है, इन कार्ड की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब क्या है? इन कार्ड की वैल्यू अगर ट्रू आपको दर्शा रहा है तो मतलब आइटम ऑलरेडी एडेड है ना। तो यहां से मुझे डिस्पैच फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, हाँ जी। यहां से भी डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब डिस्पैच फंक्शन में मुझे क्या कॉल करना है? ऐड आइटम को करना है या फिर रिमूव आइटम फंक्शन को कॉल करना है? तो यहां पे किसको कॉल करेंगे भाई? डिस्पैच। किसको डिस्पैच करना है? जब हमारे इन कार्ड की वैल्यू ट्रू है, इन कार्ड की वैल्यू ट्रू होने का मतलब है रिमूव आइटम, तो रिमूव वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा बस। और इसमें ऐड आइटम्स वाले को ये तो करना है कि जब मैं बटन ऑन क्लिक करूं तो मैं क्या चाहता हूं? ऐड आइटम वाला फंक्शन चल जाए। ऐड आइटम हमारे लिए काम कर दे रहा है ना, और रिमूव आइटम काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे रहा है। ऐड आइटम काउंट को इंक्रीज कर दे रहा है, रिमूव काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे रहा है, ठीक, हाँ जी। तो उनको मैं कहां से हैंडल करूंगा? ऑन क्लिक से तो करूंगा, ऑन क्लिक से, कि जब मैं ऑन क्लिक करूं तो हैंडल क्लिक करने मुझे, हाँ जी। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि जब इसको डिस्पैच कर देना, रिमूव आइटम्स वाले को डिस्पैच कर देना, ऐड आइटम वाले को डिस्पैच कर देना, बस। देख लेते हैं, ये देखो यहां 3 4 रिमूव कर दिया, क्या एरर आ गया भाई? An immer producer return a new value and modify its draft. Either return a new value or modify the draft. अच्छा, मैंने कुछ गलती कर दी है मुझे लग रहा, स्लाइस 2 में ये रही वो गलती। देखा? तुम्हें पता है ना कि अगर मैं ये लगाता हूं, ये वाले ब्रैकेट लगाता हूं, अगर तुम ये ब्रैकेट लगाते हो, ये वाले, इससे क्या होता है कि जो अंदर चीजें रहती है वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाती हैं, वो रिटर्न हो जाती हैं। पता है ना तुम्हें? हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, अगर मैं ब्रैकेट लगा के करता हूं, ये वाले ब्रैकेट, तो जो भी वैल्यू अंदर लिखोगे वो रिटर्न हो जाएगी सीधा,
हाँ जी, तो वो वैल्यू रिटर्न हो रही थी, मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, जब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। हाँ जी, इस चीज का याद रखना। ये देखो, रिमूव रिमूव, ऐड ऐड, रिमूव, ऐड ऐड ऐड, रिमूव, आराम से काम कर रहा है। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत आई। मेडिटेशन करनी पड़ेगी क्लास के बाद। तुम्हें ये बताओ, तुम्हें समझ कहां से नहीं आया, तुम्हें चीजें समझ कहां से नहीं आई, मैं वो जानना चाहता हूं। पहले पहले चीजें समझ कहां से नहीं आई। बेसिक यूआई तो बना लोगे, बेसिक देखो, ये बेसिक यूआई तो बन जाएगा तुमसे, ऐड आइटम रिमूव आइटम वाली फंक्शनलिटी बन जाएगी। बस तुम्हें दिक्कत ये है कि भैया ये काम कैसे करेगा, दिक्कत ये आ रही है, काम कैसे करेगा। यूआई तो बना लोगे, हाँ जी, ये ऐड आइटम होने पे काउंट वाला इंक्रीज कैसे हो रहा है, ऐड आइटम होने पे काउंट वाला इंक्रीज कैसे हो रहा है, इस पे दिक्कत आ रही है। चलो इसको शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काउंट को ट्रैक करना है ना, काउंट को ये भी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी, और काउंट को मुझे यहां भी दर्शाना है, तो स्लाइस में मुझे किसको बनाना पड़ेगा, काउंट को बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, काउंट को बना दिया। अब मैंने दो फंक्शन बना दिए, ऐड आइटम रिमूव आइटम। ऐड आइटम का काम क्या है, ऐड आइटम का काम क्या है कि काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, और रिमूव आइटम का काम क्या है, काउंट की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना। ये काम कंप्लीट हो गया आपका, स्लाइस वाले ने अपनी प्रॉपर्टी बना दी। मैं तुम्हें दो फंक्शन दूंगा, ऐड आइटम रिमूव आइटम, तुम्हें जो करना है तुम इससे कर सकते हो। ऐड आइटम फंक्शन कॉल करोगे, तुम्हारा काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। रिमूव आइटम कॉल करोगे, तुम्हारी काउंट की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, सबको एक्सपोर्ट करा दिया। ये तो हमारे क्या है, एक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्शन में ऐड आइटम रिमूव आइटम, और रिड्यूसर को मैंने एक्सपोर्ट करा दिया। स्टोर तो तुम बना ही दोगे ना, स्टोर तो बना ही दोगे ना। स्टोर में क्या करना है भैया, जो तुमने स्लाइस बनाई है और उसको मुझे रिड्यूसर के साथ मैच कराना पड़ता है, स्लाइस टू विद रिड्यूसर, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूसर है। ठीक, हाँ जी, तो तुमने इंपोर्ट कराया रिड्यूसर को स्लाइस टू से, ये वाला। ठीक, हाँ जी, तो तुमने उनको मैच करा दिया इसके अंदर, स्टोर के अंदर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं हेडर की। हेडर में मैंने क्या किया, हेडर वाले को, पहला हेडर वाले का काम क्या है, हेडर वाले को काउंट को दर्शाना है। हेडर वाले को इस काउंट को दर्शाना है। इस काउंट को एक्सेस कैसे कर पाएगा, यूज सिलेक्टर हुक से ही एक्सेस कर पाएगा काउंट की वैल्यू को, काउंट की वैल्यू को। तो कैसे करेगा, स्टेट जो आपकी स्लाइस का नाम है डॉट काउंट, तो मैंने काउंट वाले को एक्सेस कर लिया और उसको यहां से दर्शा दिया, कहानी खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, फूड कार्ट डॉट जीएस। यहां पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा, मैं बटन को ऑन क्लिक पे, मैं क्या चाह रहा हूं, बटन के ऑन क्लिक पे मैं अगर आपसे बोलूं, मैंने यहां पे फंक्शनलिटी बनाई है इन कार्ट, अगर आपकी इन कार्ट की वैल्यू ट्रू रही तो आपको, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐड आपको कब शो होगा, जब इन कार्ट की वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक, और रिमूव वाला आपको कब शो होगा, जब इन कार्ट की वैल्यू ट्रू होगी। ये हमने देखा, ये वाला, ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, कि अगर इन कार्ट, अगर आपका ट्रू हुआ तो आपको रिमूव दिखेगा, और फॉल्स हुआ तो ऐड दिखेगा। बटन में, बटन एक ही बनाया मैंने, बटन एक ही बनाया, पर बटन के ऊपर जो मुझे लिखना है, ऐड लिखना है, रिमूव लिखना है, उसमें से कौन सा आएगा वो इन कार्ड डिसाइड करेगा। और इन कार्ड को इनिशियली मैंने फॉल्स कर रखा है। ठीक है, तो इनिशियली आपको क्या दिखेगा, ऐड वाला, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप क्या चाहते हो, अगर आपके बटन में ऐड लिखा हुआ है, अगर आपके बटन में ऐड लिखा हुआ है, अगर आपके बटन, ध्यान से सुनो, अगर आपके बटन में ऐड लिखा हुआ है तो आप ऐड आइटम करना चाहते हो, ऐड आइटम फंक्शन को कॉल करोगे, ऐड आइटम फंक्शन को कॉल करोगे। हाँ जी, और अगर आपको रिमूव करना आइटम को, तो रिमूव आइटम नाम के फंक्शन को कॉल करोगे ऑन क्लिक पे, बटन के। हाँ जी, बटन के ऑन क्लिक पे, तो बटन के ऑन क्लिक को हैंडल कौन कर रहा है, हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक तो कर रहा है, तो मैं हैंडल क्लिक के पास आ गया, ये हैंडल क्लिक के पास। हाँ जी, अब मुझे यहां पे सिंपल ये तो देखना है कि इन कार्ड का मतलब क्या है। जब इन कार्ड आपका ट्रू है, इन कार्ड आपका ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे आइटम को रिमूव करना है। आइटम रिमूव कैसा होता है, तो मुझे रिमूव आइटम वाले को डिस्पैच करना है, और अगर इन कार्ड की वैल्यू फॉल्स हुई तो मुझे डिस्पैच ऐड आइटम करना है। बस यही है भाई, बाकी कुछ नहीं है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो यहां पे दो बटन बना दो, एक ऐड आइटम वाला, एक रिमूव आइटम वाला। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, दो बटन बना दो, सिंगल बटन में ही मैंने काम कर दिया। ये देखो, मैं यहां पे अगर इसको यहां पे लिख दूं, मान लो मैं यहां पे लिख दूं, इसको देखो ध्यान से, देखो इसको ध्यान से देखो, मेरे पास दो बटन है, ये मेरा बटन, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इसके अंदर ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिस्पैच कौन से फंक्शन को कराओगे, ऐड आइटम वाले को कराओगे ना, कि काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। हाँ जी,
और अगर इस बटन के ऊपर रिमूव लिखा हुआ है तो बटन के क्लिक करने पे तुम क्या चाहोगे, रिमूव आइटम वाला कॉल हो जाए। हाँ जी, वही तो कर रहा हूं मेरे दोस्त, वही तो कर रहा हूं। क्लिक को हैंडल कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो इन कार्ड अगर आपका ट्रू हुआ, इन कार्ड आपका ट्रू हुआ तो उसका मतलब क्या है, आइटम रिमूव करना है। तो इन कार्ड वाला किसको कॉल करेगा, रिमूव आइटम वाले को कॉल करेगा। हाँ जी, और एल्स में ऐड आइटम वाले को। कुछ नहीं किया, बेसिक सा लॉजिक है, कुछ नहीं है, सिंपल है चीजें। हाँ अगेन भैया फ्रीज हो गया था, चलो तुम अब इसको उसमें देख लेना, रिवीजन में देख लेना। ऑलरेडी क्लास काफी लंबी हो गई है, 1 घंटा 45 मिनट हो गए, रिवीजन में देख लेना। अरे बहुत ही आसान चीज है यार, बहुत आसान चीज है, कोई हलवा नहीं, हलवा ही है। तुम एक बार कोड को पढ़ के रीड करोगे ना, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्यों किया। कोई यहां पे कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करी, बेसिक दिमाग लगाना है, कुछ अलग नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, बेसिक दिमाग लगाना है। हाँ चलिए फिर रैप अप करते हैं, बाय बाय।